बच्चों आज की जो वीडियो में शुरू करने वाले हैं वो है क्लास 9th के इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर जिसका नाम है एज अ पीपल एज रिसोर्स। भाई सर ये रिसोर्स क्या होते हैं और सर ये पीपल को रिसोर्स क्यों कहा जाने लगा? रिसोर्सेज को अगर ढंग से देखा जाए तो रिसोर्सेज को कहा जाता है जिसको एज अ नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल करने वाली प्रोसेस। ठीक, अब रिसोर्सेज क्या सोचो, अभी आप हमारी जो ये वीडियो देखोगे वो कहां देखोगे? मोबाइल फोन पे देखोगे ना। वो क्या है? आपकी नीड और आपको उस वांट को फुलफिल कर रहा है ना, वो क्या हो गया? रिसोर्सेज हो गया। जापान, तो जापान ने क्या किया था ना, जापान के पास नेचुरल रिसोर्सेज कम थे तो उसने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अगर किया है तो किसके ऊपर किया? ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर किया, ह्यूमंस के ऊपर किया। उनको मोर एजुकेटेड, मोर ट्रेंड, मोर नॉलेजेबल, मोर स्किल्ड उनको बनाते गया और आज की डेट में जापान सबसे ज्यादा मोस्ट डेवलप कंट्री की लिस्ट में सबसे नंबर आ जाता है। मार्केट एक्टिविटी मतलब क्या हो गया कि दीज एक्टिविटीज इन्वॉल्व पेइंग टू द पर्सन हु परफॉर्म्स एन एक्टिविटी। जो बंदा अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा उस एक्टिविटी परफॉर्मेंस के लिए क्या होगा? आपको मिल जाएगा सर पेमेंट के रूप में। इन चार चीजों पे जो चीजें डेवलप कर पाएंगी वो क्या होगा? उस कंट्री का ग्रोथ होना तय है। मतलब ये इंडिकेट करता है कि वहां की सरकार ने उसके ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा किया हुआ है। इसलिए कहते हैं बच्चों कि लिटरेट एंड हेल्दी पॉपुलेशन आर एन एसेट्स फॉर अ कंट्री। तो जो हेलो बच्चों, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सभी? मैं सौरभ उपाध्याय आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल कॉमेट हब पर। तो बच्चों आज की जो वीडियो हम शुरू करने वाले हैं वो है क्लास 9th के इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर जिसका नाम है एज अ पीपल एज रिसोर्स। भाई सर ये रिसोर्स क्या होते हैं और सर ये पीपल को रिसोर्स क्यों कहा जाने लगा? आपने सुना होगा, समझा होगा कि सर जब हम एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं, बात करते हैं तो मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं और एक तरीके से हम लोग जब घर में बैठ के जब सारी फैमिली के लोग एक टेलीविज़न पे बैठ के कोई सीरियल या कोई ड्रामा देखते हैं तो वो भी एक तरीके तो रिसोर्स ही है। तो रिसोर्स बच्चों हम लोग कहते हैं किसे कि रिसोर्स वो जो हमारी नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल करे। तो आज का जो चैप्टर है बच्चों वो बेसिकली आज इस रिसोर्सेज के ऊपर ही डिपेंड करता है। अब पीपल एज अ रिसोर्स क्यों है? ये जो दिखाई दे रहे हैं डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, टीचर दिखाई दे रहे हैं और ये एक तरीके से ये ग्रोथ अमाउंट दिखाई दे रहा है। तो बच्चों ये पीपल को रिसोर्सेज क्यों कहा गया है? पीपल मतलब कौन हो गया? देखो पीपल मतलब मैं हो गया या आप हो गए, हम सब लोग हो गए। तो कंट्री में जितने सारे जो लोग रहते हैं वो पीपल एक तरीके से रिसोर्सेस ही हैं। रिसोर्सेस को अगर ढंग से देखा जाए तो रिसोर्सेस को कहा जाता है जिसको एज अ नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल करने वाली प्रोसेस। ठीक, अब रिसोर्सेज क्या है सोचो, अभी आप हमारी जो ये वीडियो देखोगे वो कहां देखोगे? मोबाइल फोन में देखोगे ना। वो क्या है? आपकी नीड और आपको उस वांट को फुलफिल कर रहा है ना, वो क्या हो गया? रिसोर्सेज हो गया। मैं आपको किस मीडियम से पढ़ा रहा हूं? स्मार्ट बोर्ड के जरिए से पढ़ा रहा हूं, ये क्या हो गया? ये भी बेसिकली आपके लिए रिसोर्सेस हो गया। तो रिसोर्सेस क्या हुआ? जिसके बेसिकली एक तरीके से ये फिजिकल रिसोर्सेस है बच्चों, जिनके थ्रू हम अपने नीड्स एंड वांट्स को क्या कर पा रहे हैं? फुलफिल कर पा रहे हैं। इसे क्या कहेंगे? रिसोर्सेज कहेंगे। लेकिन सर पीपल को रिसोर्सेज क्यों कहेंगे? देखो किसी भी कंट्री की जो मेन पॉपुलेशन होती है ना, जनसंख्या, अब लोग कहते हैं भाई जो बड़ी बड़ी कंट्रियां हैं या बहुत सारे लोग आपने सुना होगा, देखा होगा कि यार चाइना की पॉपुलेशन इतनी है, इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा इंक्रीज होती चली जा रही है, इन फ्यूचर में और भी ज़्यादा इंक्रीज होती चली जाएगी, है ना। और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के भी पॉपुलेशन क्या हो रही है? इंक्रीज होती चली जा रही है। तो क्या सर ये पॉपुलेशन हमारे लिए बोझ नहीं है? ये हमारे ऊपर एक तरीके से बोझ ही तो है। लेकिन नहीं बच्चों, हमारे कंट्री में या ऑल ओवर वर्ल्ड में कहा जाता है कि पॉपुलेशन हमारी एक एसेट्स है। एसेट्स मतलब जिसे हम एक तरीके से संवार के प्रॉपर तरीके से अपने पास रखते हैं, है ना, सजो के रखते हैं, जिसके ऊपर हम थोड़ा अपना खर्चा करते हैं उसे और अच्छा बनाने के लिए। आप एक मोबाइल फोन जाते हो परचेस करने के लिए मार्केट में, आप मोबाइल फोन लेकर के आए, लेकिन आप उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए स्क्रीन गार्ड लगवाते हो, पीछे बैक कवर लगाओगे। उससे क्या होगा? अच्छा वो बैक कवर भी आप अपने डिजाइन से तय करते हो कि अच्छा भाई पीछे इस कलर का होना चाहिए, इस थीम का होना चाहिए, ऐसे डिजाइन का होना चाहिए। आप उसे और ब्यूटीफुल बना रहे हो ना। वो तो आपको सोचो फिजिकल रिसोर्सेज है, आप उसके ऊपर और ज्यादा इन्वेस्टमेंट इसलिए कर रहे हो कि वो और ज्यादा अच्छा और ज्यादा स्मार्ट लगे। क्लियर बात है। उसी तरीके से हमारी गवर्नमेंट हो जाए चाहे हमारे माता पिता हो जाए, जो हम लोगों के ऊपर जो खर्चा करते हैं, खर्चा किस पे करते हैं? हमारी एजुकेशन पे, हमारी हेल्थ पे, हमारी न्यूट्रिशन, हमारी हाइजीन पे करते हैं। इससे क्या होगा कि हम एक हेल्दी मैन बनेंगे और एक एजुकेटेड मैन बनेंगे। और जितना ज़्यादा एजुकेशन हमारे पास आएगी हम उतना ही ज़्यादा देश के काम आएंगे। सॉरी बच्चों, किसके पास आएंगे? हम देश के काम में आएंगे। अभी पॉसिबिलिटीज क्या होती हैं समझिएगा कि जब अब कोई कंट्री अगर अपने पॉपुलेशन को अगर बोझ न समझ करके बल्कि उस पॉपुलेशन को अपनी एज अ जिम्मेदारी या एज अ अपनी एसेट समझ के रखे, इसे ही बच्चों बोलते हैं रिसोर्सेज। ठीक, तो रिसोर्सेज की बात आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि रिसोर्सेज किससे कहते हैं? जिससे आपकी नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल किया जाए। भाई सोचो अगर डॉक्टर हमारे कंट्री में नहीं होंगे तो भाई लोगों को हेल्थ सर्विसेज कैसे मिलेंगी? इंजीनियर नहीं होंगे तो लोगों की बिल्डिंग, डैम्स, रोड्स कैसे बनेंगे? टीचर नहीं होगा तो आपको पढ़ाने वाला काम कैसे होगा? तो मतलब कभी ना कभी इनके ऊपर भी तो इन्वेस्टमेंट किया गया होगा, चाहे उनकी एजुकेशन के ऊपर या उनकी प्रॉपर हेल्थ के ऊपर, है ना। तब तो जाकर के आज ये हमारे कंट्री में आपके लिए हमारे लिए काम आ रहे हैं।
ये क्या हो गया बच्चों? तो पीपल एज द रिसोर्सेज आज का टॉपिक यहीं पे है और हम इसी को शुरू करने वाले हैं आज के छोटे से चैप्टर को, जो बिल्कुल कम समय में आपके सामने चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं आपकी आज की वीडियो। अब देखो कहता है पीपल एज अ रिसोर्स, पीपल को रिसोर्सेज क्यों कहा गया है? पॉपुलेशन इज एन एसेट्स फॉर द इकोनॉमी रादर देन अ लायबिलिटी। अब सोचो पॉपुलेशन क्या है बच्चों? एक तरीके से हमारी कंट्री के लिए एसेट्स है, वो हमारी कंट्री की लायबिलिटी, हमारी कंट्री की बोझ नहीं है, बल्कि कहता है कि इट बिकम्स ह्यूमन कैपिटल। अब ये क्या एक तरीके वो ह्यूमन कैपिटल, मानव पूंजी, ह्यूमन मतलब होता है मनुष्य या मानव, हम एक तरीके से मनुष्य मानव है, और कैपिटल हम एक तरीके से सरकार के लिए, इस देश के लिए हम कैपिटल हैं। एक फिजिकल कैपिटल हमारे पास होता है ना, पैसा, मोबाइल फोन, टेलीविजन, आपकी गाड़ी घोड़ा, वो चीजें क्या हो गई, अब उसे चमका उमका के रखते हो। सेम उस तरीके से ये हम ह्यूमन कैपिटल्स हैं, है ना। जब हमारी एज जब 7 ईयर से जब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं तो हमारी पढ़ाई लिखाई पे खर्चा किया जाता है, प्लस हमारी हम हेल्दी रहें, हम अच्छे खासे प्रोटीन्स लेते रहे, है ना, न्यूट्रिशन हमारी हाइजीन्स बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम करती रहे। तो इन सब चीज़ों पे क्या होगा बच्चों? सरकार भी खर्चा करती है और हमारे पेरेंट्स भी खर्चा करते हैं। सोचो अगर आज आपके पापा एजुकेटेड है, उन्होंने पढ़ाई के इंपॉर्टेंस को समझा कि पढ़ाई कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे और आपके लाइफ में, और जब उनको ये पता था कि हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या थी पढ़ाई की, तो वो अपने बच्चों को क्या वो एक तरीके से अनएजुकेटेड रखेंगे क्या? नहीं ना, उनको भी तो अच्छे अच्छे स्कूल्स में, कॉलेजेस में पढ़वाएंगे। तो स्टार्टिंग से ही आपको क्या करना होता है? प्रॉपर एजुकेशन देना, आपको ट्रेनिंग देना, आपको स्किल डेवलप करना, आपको डेवलप करना, ये चीजें में वो जुड़ जाते हैं। होते कि नहीं होते हैं? तो वो आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? कि भाई आने वाले फ्यूचर में आप भी एक अच्छी खासी इनकम कमाओ, है ना, अच्छे खासे आपके भी बिल्डिंग मकान सब कुछ हो। अच्छा हम लोग भी फिर डिपेंड तो आपके ऊपर हो जाएंगे, मतलब पेरेंट्स डिपेंड किसके ऊपर होते हैं? बच्चों पे होते हैं, और बच्चा कमाएगा फिर अपने पेरेंट्स को खिलाएगा। तो सोचो ये प्रोसेस आज से शुरू होता है ना। अगर हमारे पेरेंट्स अगर हमको प्रॉपर नहीं पढ़ाया बताया होता बच्चों, तो क्या आज हम आपको ये वीडियो में हम लोग पढ़ा बता पा रहे होते? क्या नहीं हो पाता, नहीं हो पाता ना। तो ये चीजें क्या होती है कि आपका एजुकेटेड होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बात क्लियर है? मैं आपको आ गई। तो हम बच्चों क्या होते हैं? ह्यूमन कैपिटल होते हैं। तो ह्यूमन कैपिटल मतलब ये हो गया कि जब किसी देश की सरकार, अगर आपकी देश की सरकार या आपके माता पिता, माता पिता तो एक्सेप्शनल केस तो है ही हमारे पास, लेकिन एक गवर्नमेंट की बात करते हैं क्योंकि हम कंट्री को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब किसी कंट्री की गवर्नमेंट अगर आपके एजुकेशन पे, आपकी हेल्थ पे, आपके स्किल के ऊपर इन्वेस्टमेंट करे, और जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगी वो क्या कहलाएगी? तो जिसके ऊपर कर रही है, किसके ऊपर कर रही है? ह्यूमन के ऊपर कर रही है। तो इन चीजों का इन्वेस्टमेंट टोटल कॉल क्या कहलाता है? ह्यूमन कैपिटल कहलाता है। क्लियर है बात? तो ह्यूमन कैपिटल किसे कहते हैं बच्चों? जब आप ह्यूमंस के ऊपर एजुकेशन, ट्रेनिंग और इन्वेस्टमेंट का खर्चा, उनके ऊपर आप एजुकेशन क्या करते हो? उनको सिखाते हो, पढ़ाते हो, बताते हो, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हो, वो कहलाता है ह्यूमन कैपिटल। और जब आप उन्हें और भी ज्यादा मोर एजुकेटेड बनाओगे, ठीक है, मोर हेल्थियर बनाओगे, तो इसे कहते हैं बच्चों एज ए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। क्या कहते हैं? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करेंगे। देखो लिखा है ना, लैंड एंड कैपिटल आर मेड यूजफुल बाय ह्यूमन कैपिटल। अब देखो लैंड हो गई चाहे कैपिटल हो गई, बच्चों ये ऐसी चीजें हैं कि अब देखो अच्छा फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल, तो ह्यूमन कैपिटल को सबसे बेस्ट क्यों माना गया? देखो ह्यूमन कैपिटल को इसलिए बेस्ट माना गया कि सर हम जितना ज्यादा एजुकेटेड होंगे, नॉलेजेबल होंगे, स्किल होंगे, उतना आपके काम आएंगे। आई बात समझ में? लेकिन अगर लैंड है तो लैंड क्या किसी जब अच्छा लैंड पे काम करने के लिए भी कौन चाहिए? ह्यूमन ही चाहिए ना। इस स्मार्ट बोर्ड को बनाने वाला भी कौन है? ह्यूमन है। मोबाइल फोन को एक बनाने वाला बंदा कौन है? वो भी ह्यूमन है। आप सोचिए कि एवन हर चीजों को डेवलप करने वाला कौन है? ह्यूमन है। और वो ह्यूमन अगर एजुकेटेड ना हो तो कुछ मिल पाएगा क्या? ये टेक्नोलॉजी जो आज आ पा रही है क्या हम उसको एब्जॉर्ब कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे भाई, क्योंकि हम तो अनएजुकेटेड हो गए। इसलिए आपका एजुकेटेड होना बाकी सारे आपके रिसोर्सेज के ऊपर ह्यूमन रिसोर्स को माना जाता है। ठीक है, कि ह्यूमन कैपिटल जितना ज्यादा रिसोर्सेस होगा बच्चों, जितना ज्यादा गवर्नमेंट आप पर खर्चा करेगी, उससे अच्छी खासी इनकम भी होगी, गवर्नमेंट को भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली तरीके से बेनिफिट होता है, उनको फायदा मिल जाता है। ठीक है, तो देखो अब लैंड क्या है? एंड कैपिटल आर मेड यूजफुल बाय ह्यूमन कैपिटल, दैट इज व्हाई ह्यूमन कैपिटल इज सुपीरियर टू अदर ऑफ कैपिटल। पैसा है, पैसा एक जगह पर रखा हुआ है, लेकिन अब पैसा खुद से उड़ के तो आपके पास नहीं आएगा ना कि भाई मुझे यूज कर लो। उसे यूज करने के लिए भी तो आपको अपने दिमाग का यूज करना पड़ेगा। लैंड है, अब उसमें मुझे एग्रीकल्चर काम करना है, या फैक्ट्री को बनानी है, या कुछ भी अलग तरीके से हमें उसमें कुछ वैल्यू को उसमें डेवलप करना है, ये पॉसिबल कैसे हो पाएगा? तो लैंड या मोबाइल फोन ऐसे रखा हुआ है। अब मोबाइल फोन पे आप कुछ भी कहो, वो अलग बात है कि कुछ मोबाइल फोन्स में टेक्नोलॉजी आ गई कि आप उसे वॉइस कमांड, तो वॉइस कमांड के लिए भी तो भाई आपको बोलना पड़ेगा ना। आप कहोगे तभी तो मोबाइल फोन आपके लिए वर्क करेगा ना। या वॉशिंग मशीन भी आ गई, वो भी वॉइस कमांड पे, सब चीजें वॉइस कमांड पे आ रही हैं। तो भाई उसके लिए आपको ह्यूमन की रिक्वायरमेंट पड़ रही है ना। तो ह्यूमन अगर एजुकेटेड होगा तभी तो उसको यूज कर पाएगा। सोचिए एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे आज भी बहुत सारे ऐसे लोग जिनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, नाना नानी हो या दादा दादी हो गए, उनको मोबाइल फोन उतना अच्छे से चलाने नहीं आता जितना हम लोगों और आप लोगों को आता है। क्यों? क्योंकि उनके पास
एजुकेशन है, लेकिन उस टाइप की टेक्नोलॉजी वाली एजुकेशन के पास नहीं कि उसको चलाना कैसे है। और आज हम की डेट में क्या है, हम एजुकेटेड भी हैं, ट्रेंड भी हैं, नॉलेजेबल भी हैं, स्किल्ड भी हैं, तो मोबाइल फोन को अच्छे से ऑपरेट कर सकते हैं, है ना। मोबाइल फोन को उठाने के लिए भी आपको बुलाएंगी, मोबाइल फोन को कट करने के लिए भी वही बुलाएंगी, आवाज नहीं आएगा तो भी ए बेटा आओ देखो क्या हो रहा है ना। तो क्या हो गया बच्चों, तो एक पार्टीशन समझिए, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूं, बल्कि खाली क्या कर रहा हूं कि एक एजुकेटेड और अनएजुकेटेड में थोड़ा सा डिफरेंस आपको बता रहा हूं। तो रिसोर्सेज क्यों इंपॉर्टेंट है, तो भाई ह्यूमन कैपिटल को सबसे ऊपर इसलिए रखा गया है कि हर एक एक्टिविटी में ह्यूमन की आपको नीड पड़ती ही पड़ती है। पैसा खुद से उड़ के आपके पास नहीं आएगा, जमीन खुद से चल के आपके पास नहीं आएगी। आप वहां जाओगे तो फिर देखोगे एग्रीकल्चरल काम करना है या फैक्ट्रियल काम करना है। क्लियर होगी बात बच्चों, चलिए। तो पीपल एज द रिसोर्स रेफर्स टू अ कंट्रीज वर्किंग पीपल इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटी, जहां पे अपने प्रोडक्टिव स्किल्स का और एबिलिटीज का यूज करते हो। दिस प्रोडक्टिव नेचर ऑफ पॉपुलेशन हेल्प्स टू डेवलप द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। बच्चों यहाँ पे जीएनपी की बात की जा रही है, जीडीपी की बात नहीं की जा रही है। आपने एक वर्ड सुना होगा, जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है। किसी कंट्री में टोटल कितना, हमारी कंट्री में ज्योग्राफिकल लिमिट के अंदर में कितने सारे गुड्स का प्रोडक्शन हुआ, इन चीजों को देखना हो तो जीडीपी देख लो। हमारे कंट्री के लोग अगर इंडिया में भी कमा रहे हैं और इंडिया के बाहर भी जाके कमा रहे हैं, तो इन दोनों लोग की टोटल इनकम को भी ऐड अगर आप कर दोगे, अगर इनकम देखना हो तो जीएनपी देख लो, अगर एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन देखना हो कि भाई कितना प्रोडक्शन हुआ तो जीडीपी देख लो, तो ये जीएनपी कहलाती है। आप सोचिए, आप एक डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, एक हाई क्लास लेवल के बंदे बनेंगे, तो आपको जीएनपी में कंट्रीब्यूट होगा ना भाई, क्योंकि आपको तो इनकम आपसे जनरेट हो रही है, आप लोगों की सेवा कर रहे हो, देश के काम में आ रहे हो, है ना। एक अच्छा टीचर सोचो कितने लोगों को पढ़ा रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बच्चों ये सेम वो सारी एक्टिविटीज जो होती है ना, वो आपके लिए ही फेवरेबल होती हैं। क्लियर बात बच्चों, ठीक है। तो इसको कहते हैं इट इज ऑल्सो नोन एज अ ह्यूमन रिसोर्स। तो व्हेन द एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स इज फर्दर डेवलप्ड बाय बिकमिंग मोर एजुकेटेड, तो उसी ह्यूमन रिसोर्स पे जब हम और भी ज्यादा उनके ऊपर क्या करते हैं, उनको मोर एजुकेट करते हैं, मोर हेल्दी बनाते हैं, तो बच्चों उसे कहा जाता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। क्या कहते हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहेंगे। क्लियर बात, चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए क्या कहता है, तो भाई देखो, अब इसके बाद हम लोग अगले पॉइंट पे जाते हैं जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। तो बच्चों आप समझो क्या है, अब इन्वेस्टमेंट हमें करना है किसके ऊपर करना है, ह्यूमन कैपिटल पे करना है। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर इट्स अ रिटर्न जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल। जैसे आप किसी न किसी अब लैंड पे आप इन्वेस्टमेंट करोगे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट बनाओगे या काम करो तो आपको रिटर्न भी अच्छा खासा मिलेगा, है ना। आप मशीनरी पे अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करोगे तो उसमें भी आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा। वैसे ही ह्यूमन रिसोर्स भी होते हैं। अगर आज आपके ऊपर खर्चा किया जाए, आपके एजुकेशन के ऊपर, आपको डॉक्टर बनाने के ऊपर, इंजीनियर बनाने के ऊपर, साइंटिस्ट बनाने के ऊपर, तो बच्चों ये रिटर्न में आखिर इंडिया को ही तो मिलेगा। आप बहुत अच्छा पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे देश के काम आएंगे, डॉक्टर होंगे तो लोगों की सर्विसेज कर भाई, लोगों को इलाज करेंगे, हेल्दी बनाएंगे, है ना। आप इंजीनियर बनोगे तो लोगों के डैम्स, बिल्डिंग, रोड्स, है ना, सबको बनाने में आपका अच्छा खासा योगदान होगा। तो ये रिटर्न है। तो इन्वेस्टमेंट करना है हमको ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर कि वो और भी ज्यादा क्या हो जाए, डेवलप हो जाए। सो फॉर एग्जाम्पल, मोर एजुकेटेड और बेटर ट्रेन्ड पर्संस अर्न हायर इनकम। अब देखो बच्चों, अगर आप बहुत ज्यादा हाईली एजुकेटेड होगे, ठीक, हाईली ट्रेन्ड पर्सन होगे, तो बच्चों आप इनकम ज्यादा कमाओगे। लेकिन सोचो कि अगर आपके पास इनकम ही, अब सोचो आप बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, आप गरीब हैं, ठीक है, आप अभी अनएजुकेटेड है, आपके पास कोई स्किल नहीं है, समझ पाने की, कुछ बात कर पाने की आपके पास कोई क्षमता है, पॉसिबिलिटीज नहीं है, तो बच्चों ऐसी सिचुएशन क्या होगी, आपकी इनकम कम हो जाएगी, फिर वही मजदूरी वाला काम करेंगे। बाकी एजुकेटेड होंगे तो ऑफिशियल वर्क करेंगे, अच्छे अच्छे लोगों से डील करेंगे, अच्छी खासी एजुकेशन आपके पास निकल के आएगी, तो उसमें डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर बनेंगे, है ना। So productivity of their employees. So in the same way, a healthier person can also give higher productivity and earn a good income. तो भाई जो एक healthier person, अब सोचो एक healthier person और एक unhealthy person. Healthy person बहुत ज्यादा काम कर सकता है, बहुत ज्यादा एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकता है, लगातार कंटिन्यूसली बहुत देर घंटों तक काम कर सकता है। तो जितना ज्यादा काम करेगा उतना ज्यादा क्या होगा, उससे पैसा उतना अच्छा खासा इनकम जनरेट होगा, है ना, उसको अच्छा खासा पैसा मिलेगा। एक अनहेल्दी पर्सन जो बीमार हमेशा रहता है, ठीक है, बहुत ज्यादा उसको आलस भरा हुआ है। अब जो बंदा ऐसा होगा, अनहेल्दी टाइप का बंदा होगा, जो बहुत ज्यादा हमेशा कुछ बीमारी उसको हमेशा पकड़ी रहती है, तो क्या बच्चा वो अच्छा पोटेंशियल हो पाएगा, वो अपना ज्यादा एफर्ट लगा पाएगा, नहीं लगा पाएगा। और जब ज्यादा एफर्ट नहीं लगा पाएगा तो अपनी इनकम भी अच्छी खासी जनरेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो पॉपुलेशन कैन बी टर्न इनटू प्रोडक्टिव एसेट्स बाय स्पेंडिंग रिसोर्सेस ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ फॉर ऑल। तो भाई सरकार क्या करती है आज की डेट में बच्चों, कि जो अच्छा खासा रिसोर्सेस पे एजुकेशन और उनकी हेल्थ पे अच्छा खासा क्या करती है, इन्वेस्टमेंट करती है ना। गिविंग, उनको ट्रेनिंग देती है प्रॉपर तरीके से इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर वर्कर्स के लिए, कि भाई वो अच्छे अच्छे तरीके से मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज कर सकें, है ना। प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से।
इंडिया में है तो इस इंडिया की बात कर रहे हैं, किसी आप और किसी कंट्री से होंगे तो आप उस कंट्री की बात करेंगे। तो प्रोवाइडिंग यूजफुल साइंटिफिक रिसर्चेस एंड सो ऑन, आप प्रॉपर तरीके से अच्छे अच्छे साइंटिफिक रिसर्च आप काम कर सकते हैं। तो ये जो एक्टिविटीज हैं, जो चीज आपके सामने बिलोंग होकर चल रही है बच्चों, ये ऑलरेडी क्या है, एक तरीके से ये ह्यूमन रिसोर्स पे किया जाने वाला स्पेंट है। आज आपके पापा मम्मी आपके ऊपर खर्चा कर रहे हैं, वो इसलिए कि फॉर आपका फ्यूचर अच्छा खासा बने, और जब फ्यूचर अच्छा खासा बनेगा, आप अच्छा इनकम कमाओगे तो उनको भी प्राउड होगा, आपको प्राउड होगा, और प्लस आप लोग जो हैं देश के काम आएंगे। तो देश आपको एज ए ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल के फॉर्म में आपको जोड़ता है। क्लियर है बात? चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ क्या कहता है? अब देखो, अब इसमें यह कहता है, सरकार कहती है कि भाई इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स थ्रू एजुकेशन और मेडिकल केयर पे अच्छा खासा आप गवर्नमेंट आप पे खर्चा करती है, हाई रेट ऑफ रिटर्न मिलता है फ्यूचर में। अब देखो फ्यूचर में रिटर्न क्यों मिलता है बच्चों? क्योंकि दिस इन्वेस्टमेंट ऑन पीपल एज द सेम एज इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड कैपिटल। ऑलरेडी क्या होता है, तो और देखिए अब सेम वैसे ही इन्वेस्टमेंट करते हैं जैसे किसी कंट्री में एज आपने लैंड्स पे और अपने कैपिटल पे आप इन्वेस्टमेंट करते हो। बात क्लियर आपको आ गई? अब कहता है कि एजुकेटेड पेरेंट्स आर फाउंड टू इन्वेस्ट मोर हैवीली ऑन द एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन, दे आर आल्सो मोर अवेयर ऑफ देयर चिल्ड्रंस नीड्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड हाइजीन और वर्चुअस साइकिल। बच्चों याद रखिएगा, इसको नाम याद रखिएगा, वर्चुअस साइकिल किसे कहते हैं, ठीक है? भूलना नहीं है इसको, इस पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से याद की रहिएगा, ठीक? और वर्चुअस साइकिल। और सबसे बड़ी मजे की बात, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो भाई देखिए वहां पे एक तरीके रेड कलर का एक बटन होगा जहां पे सब्सक्राइब लिखा होगा, तो उसे सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, और बगल में से थंब का एक एक्सप्रेशन होगा उसको भी टिक कर दीजिएगा। तो लाइक, कमेंट और शेयर और प्लस सब्सक्रिप्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, तभी तो ह्यूमन रिसोर्स हम आपके दूसरे काम आ पाएंगे ना। चलिए, तो क्या लिखा हुआ है कि देखो अब बच्चों, अगर एक एजुकेटेड पेरेंट्स होगा, एजुकेटेड मतलब जो पढ़ा लिखा आपके पेरेंट्स होंगे, तो वो अपने बच्चों को और भी ज्यादा पढ़ाएंगे ना, क्योंकि उनको पता है कि एक तरह की पावर क्या होती है एजुकेशन की, ठीक है? शिक्षा का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन क्या होता है हमारे लाइफ में। सोचो, एक बंदा जो एजुकेटेड नहीं है उसको जाके पूछो, और जो बंदा एजुकेटेड है उससे जाके पूछो भाई कि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक जो रोड पे भीख मांग रहा हो, एक जो बड़े से ऑफिस बिल्डिंग में एकदम एसी के नीचे अंदर बैठ के बकायदा प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। बच्चों दोनों की क्रिएटिविटी और दोनों के वर्क रिलेशन में अच्छा खासा डिफरेंस है कि नहीं है? है ना? बस यही बस अंतर समझ जाइएगा तो क्लियर हो जाएगा कि एजुकेटेड पेरेंट्स हमेशा इस बात को खोजते रहते हैं कि हम अपने बच्चों को और ज्यादा अच्छा कैसे बनाएं, और ज्यादा उनके ऊपर खर्चा करें, इन्वेस्टमेंट करें, है ना? जिस ज्यादा वो क्या हो, अच्छा खासा वो उनकी फ्यूचर अच्छी हो, देश के काम आ जाएं। इसको कहते हैं बच्चों जो वर्चुअस साइकिल। क्या कहते हैं? वर्चुअस। इसको पुण्य चक्र कहते हैं एक तरीके से। मान लीजिए पुण्य का ही तो काम हो रहा है भाई, मैं पढ़ा हूं तुम्हें पढ़ा देना, तुम भी आगे बढ़ो, है ना? हम पढ़े सब बढ़े सब चले। अब क्या कहता है, इन कॉन्ट्रास्ट अ विशियस साइकिल किसे कहते हैं? इज क्रिएटेड फॉर दोज पेरेंट्स हु आर देमसेल्व्स नॉट एजुकेटेड एंड लैकिंग इन हाइजीन। अब ये वो पेरेंट्स में विशियस आपके साइकिल में आ गए, ठीक है बच्चों, विशियस में। इसका मतलब क्या होगा कि अब जो पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं है तो बेसिकली होता है कि वो भी अब उनको इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन तो पता नहीं, उनको शिक्षा का तो महत्व पता ही नहीं होता। तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या करते हैं कि वो अपने बच्चों को भी बहुत ज्यादा पढ़ाई से रोक देते हैं, बीच में से उनको क्लास से निकलवा देंगे, हटवा देंगे, पढ़ाई बीच में रुकवा देंगे, तो मजदूरी के काम में लगा देंगे, क्योंकि उनको शिक्षा का महत्व नहीं पता। शिक्षा का महत्व बच्चों हमारे देश में बहुत ज्यादा जरूरी है। सोचिए कितने समय, देश आजाद हुए समय कितना समय हो गया, और आज की डेट में भी अगर हम इस अपने इस देश में ये कहें कि भाई हमारे देश में आज भी गरीबी है, हमारे देश में आज भी लोग अनएजुकेटेड है, लोगों को प्रॉपर शिक्षा नहीं मिल पा रही है, तब तो सर इससे शर्म की बात क्या ही होगी? कोई बात नहीं हो पाएगी, है ना? तो इसलिए इंपॉर्टेंस समझिए एक आपके एजुकेटेड पर्सन में और एक अनएजुकेटेड पर्सन में। तो जो शिक्षा का महत्व जानना है, जो शिक्षा के पड़ाव पे ऊपर पहुंचा हुआ है, शिक्षा की मदद से, एजुकेशन की मदद से, हेल्प से, तो बच्चों उससे जाके पूछे कि इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन क्या है। और जिसने कभी एजुकेशन किया ही नहीं तो भाई वो भी तो ही सोचेगा भाई मैं बड़ा हूं, अपना काम कर रहा हूं, मेरा दुकान बिजनेस जो होगा मेरा बेटा चलाएगा। तो वो क्या करते हैं, पढ़ाने पर ज्यादा फोकस नहीं कराते, वो बीच में ही क्लास में से निकालेंगे, तुम इंटर कर लो, अच्छा ठीक है, तुम 4-5 कर लो, तुम क्लास 1-2 पढ़ लो, भाई बस पढ़ना लिखना जान जाओ, काम करना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो भाई एक तरीके से तो सोचो खराब है ये देश के लिए, है ना? तो लिखा हुआ है इन कॉन्ट्रास्ट, तो क्लियर हो गया बच्चों। तो रखिएगा, तो लैकिंग इन हाइजीन, अच्छा वो ज्यादा प्रॉपर तरीके से उनको हेल्दी होना भी, उनको ये भी नहीं पता होता कि भाई हेल्दी कैसे होना है, हाइजीन कैसे क्या करना है। तो इसलिए क्या होते हैं, वो पेरेंट्स होते हैं जो अनएजुकेटेड होते हैं बेसिकली तरीके से, और ये देमसेल्फ जो खुद तो एजुकेट नहीं होते, और अपने लैकिंग ऑफ हाइजीन, उनको ये भी नहीं पता होता भाई कि किस सिचुएशन में किस तरीके से हैंडल करना है। कोई बीमारी अगर हो गई तो एक तरीके से उनको, तो अब एजुकेटेड नहीं है तो उनको ये पता नहीं होता कि आगे काम कैसे करना है, उसके ऊपर रिएक्ट कैसे करना है। तो ये चीजें एक तरीके को विशियस साइकिल की तरीके से प्रेजेंट करती हैं। बच्चों देखो एक कंट्री बताया गया है जस्ट लाइक जापान। देखो बच्चों जापान ने क्या किया था ना, जापान के पास नेचुरल रिसोर्सेस कम थे,
तो उसने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अगर किया है तो वो किसके ऊपर किया? ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर किया, ह्यूमंस के ऊपर किया। उनको मोर एजुकेटेड, मोर ट्रेंड, मोर नॉलेजेबल, मोर स्किल्ड उनको बनाते गया। और आज की डेट में जापान सबसे ज्यादा मोस्ट डेवलप्ड कंट्री की लिस्ट में सबसे नंबर आगे आता है, सबसे आगे आता है। रीजन क्या है सर? कि जापान जैसी कंट्री जिसने अपने एक हैव इन्वेस्टमेंट हैवीली इन ह्यूमन रिसोर्सेज बिकॉज दे डिड नॉट हैव एडिक्वेट नेचुरल रिसोर्स, के पास अपने खुद के नेचुरल रिसोर्सेज थे ही नहीं। सो दे इंपोर्ट द नेचुरल रिसोर्सेज नीडेड बाय द कंट्री। तो उन्होंने कंट्री के क्या किया? प्रॉपर अपने जो इन्वेस्टमेंट सारी थी वो इन्वेस्टमेंट किया किसके ऊपर? अपने ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर। मोर एजुकेटेड बनाया, नॉलेजेबल बनाया। देखिए सब के सब बंदे वहां बिल्कुल हाई फाई, सबसे पहले टेक्नोलॉजी इंक्रीज उनके पास हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो अपने ह्यूमन रिसोर्सेज की इंपॉर्टेंस को समझते हैं कि भाई ये अगर एजुकेटेड हो गया, ये नॉलेजेबल हो गया तो दुनिया की किसी भी टेक्नोलॉजी को हम तुरंत एब्जॉर्ब कर सकते हैं, तुरंत उसे रिसीव कर सकते हैं। तो जापान से तो सीखना पड़ेगा बॉस कि फिजिकल रिसोर्सेज भले उसके पास नहीं थे लेकिन उसने के पास ह्यूमन रिसोर्सेज था और उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करके आज जापान एक तरीके से डेवलप कंट्री बन गया। ठीक है बच्चों, तो दे हैव इन्वेस्टेड ऑन पीपल स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। ठीक है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया अपने फील्ड ऑफ एजुकेशन के ऊपर, अपने हेल्थ के ऊपर किया। सो दीज पीपल हैव मेड एफिशिएंट यूज ऑफ अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड कैपिटल। अब आप एजुकेटेड होंगे, नॉलेजेबल होंगे तो आपको पता लगेगा कि पैसा किस जगह पे और कहां पे इन्वेस्टमेंट करना है, कहां से पैसे लाने होंगे। हर एक एक्टिविटी को आपके सामने ही तो प्रेजेंट करना है बॉस, है ना। तो आपके पास नॉलेज ही नहीं होगा तो पैसे का यूज नहीं कर पाओगे। लैंड आपके पास पड़ा होगा, आप उसका यूज नहीं कर पाओगे। लेकिन आप नॉलेजेबल होगे, एजुकेटेड होगे तो पता लग पाएगा कि वो लैंड हमारे लिए कितने ज्यादा यूजफुल है। उसके ऊपर मॉल बनाना, बिल्डिंग बनाना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा या उसके ऊपर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बनाना होगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो जब उस बात का समझ में आ जाएगा कि पैसे का यूज कहां और किस जगह पे करना है तो इसका मतलब आप एजुकेटेड हैं। और ये पॉसिबल तभी हो पाएगा जब आपके एजुकेशन के ऊपर खर्चा किया जाएगा। और मजे की बात कि आप एजुकेटेड भी हो लेकिन संग में हेल्दियर भी हो, अच्छे न्यूट्रिशंस लीजिए, हाइजीन्स लीजिए, आप प्रॉपर तरीके से अच्छे खासे डाइट्स लीजिए, है ना। आप ज़्यादा हेल्दी रहेंगे तो उतना ज़्यादा काम कर पाएंगे, जितना ज़्यादा काम करेंगे उतनी ज़्यादा आप इनकम जनरेट कर पाएंगे। ये पॉसिबिलिटीज होती है बच्चों। तो मोर टेक्नोलॉजी इवॉल्व बाय द पीपल हैव मेड दीज कंट्रीज डेवलप्ड। इससे क्या होती है? कंट्री ऑलरेडी प्रॉपर तरीके से डेवलप होती है। तो ये काम जापान ने भी किया, तो भाई हर कंट्री को इसे सीखना चाहिए और चीज़ों को आगे मोर डेवलप करना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए भाई इसकी शॉट लेना तो लीजिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहता है बच्चों? इकोनॉमिकल एक्टिविटीज बाय मेन एंड वुमेन। अब देखो मार्केट एक्टिविटीज बच्चों क्या होता है समझियो। एक होती है इकोनॉमिकल एक्टिविटी, एक होती है नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। अब हम कोई काम पैसे के लिए करें, जिसको काम करने से मुझे उसके बदले में पैसा मिले, वो इकोनॉमिकल एक्टिविटी। अब मंदिर जाऊंगा उसके लिए मुझे पैसा नहीं मिलेगा ना, मैं किसी को रोड पार कराऊंगा या तो मैं उसके लिए पैसा नहीं लूंगा या मुझे पैसा नहीं मिलेगा, वो नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज हो गई। तो यहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मेन, अब यह चाहे आपके मैन हो चाहे वो वुमेन हो, अपनी इकोनॉमिकल एक्टिविटी करते हैं। तो एक्टिविटीज विच एड वैल्यू टू द नेशनल इनकम आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, या उसको मार्केट एक्टिविटीज भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसको 3 सेक्टर में डिवाइड किया गया, समझिएगा। इकोनॉमिकल एक्टिविटी अच्छे से आपको क्लियर बात हो गई। मैं बिजनेसमैन हूं, काम कर रहा हूं, तो काम करने में मुझे मुनाफा मिलेगा, पैसा मिलेगा, इकोनॉमिकल एक्टिविटी। टीचर अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए, एक तरीके से इकोनॉमिकल एक्टिविटी। डॉक्टर अपनी सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहा है, उसके बदले में आपसे चार्ज ले रहा है, वो इकोनॉमिकल एक्टिविटी। एक लॉयर आपका केस लड़ रहा है, वो जो अपना केस लड़ने के बदले में आपकी जो अपनी फीस मांग रहा है वो एक तरीके से इकोनॉमिकल एक्टिविटी। क्लियर है बात? ये एक्टिविटी। लेकिन भाई मैं रास्ते पे चला, कोई प्यासा था, पानी पिला दिया, क्या भाई पैसा दूंगा? नहीं ना, वो नॉन इकोनॉमिकल। मंदिर जाना, किसी की चैरिटी दो, ये जो भी चीजें हैं तो उसके बदले मुझे कुछ मिल तो नहीं रहा, पैसा तो नहीं मिल रहा है, तो वो एक्टिविटी हमारी किस में आती है? नॉन कमर्शियल एक्टिविटी में आएगी, या तो नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी में आएगी। क्लियर है बात? देखिए इकोनॉमिकल एक्टिविटी को बच्चों 3 सेक्टर में बांटा गया है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। इसको टर्सरी कह सकते हैं, या तो इसके बदले में आप इसे एक तरीके से सर्विस सेक्टर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं आप इसको? एक तरीके देखा जाए तो आप इसे सर्विस सेक्टर भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, जो प्राइमरी और सेकेंडरी को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। समझिए प्राइमरी क्या लिखा हुआ है? ऑल एक्टिव। अब समझिए जो ऐसा सेक्टर या उसमें काम करने वाले ऐसे लोग जो प्रॉपर, जो ऐसा सेक्टर जहां पर रिसोर्सेस हमें नेचर से रिसीव हो, चाहे वो डेयरी हो, चाहे वो फार्मिंग हो, चाहे वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हो, जो भी चीजें, आयरन और हमें स्टील मिल रहा है, जो भी चीजें आ रही हैं, आयरन और मिल रहा है, ये क्या है? प्राइमरी सेक्टर है। ठीक, जैसे हो गया ना, हमको क्या करना है? चीनी खाते हैं, नो चीनी खाएंगे या गुड़ खाते हैं ना। अब सोचिए क्या होता है, शुगर केन से बनता है, तो शुगर केन क्या हो गया? वो आएगा हमारे प्राइमरी सेक्टर में। तो जो सेक्टर या जो प्रोडक्ट हमें प्राइमरी, हमें नेचर से मिलेगा, वो किस सेक्टर में आएंगे? प्राइमरी सेक्टर में आएंगे। देखो लिखा हुआ है एग्रीकल्चरल में बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं, फॉरेस्ट्री हो गया, डेयरी हो गई, फ्री फार्मिंग हो गई, एनिमल हस्बेंड्री हो गई, फिशरीज हो गई, पोल्ट्री फार्मिंग हो गई, माइनिंग हो गया। ठीक है, ये जो चीजें हैं जो हमको नेचर से रिसीव हो रही है वो प्राइमरी सेक्टर। अब शुगर केन को प्रोसेस में डाला जाएगा तो क्या बनेगा? चीनी बनेगा। अब ये प्रोसेसिंग का जो काम होगा बच्चों वो कहां पे होगा? एज अ सेकेंडरी सेक्टर में होगा।
सेकेंडरी क्या कहता है, जो विच प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस इन द प्राइमरी, जो प्राइमरी सेक्टर में गुड्स प्रोड्यूस किया गया होगा या मैन्युफैक्चरिंग की गई होगी, उसे क्लासिफाई करेंगे इस सेक्टर में और उसे एक यूजफुल प्रोडक्ट बनाने का काम कर देंगे। तो यहां पे भाई गुड्स आपकी बनके तैयार हो जाएगी, चीनी आपका बन जाएगा, शुगर केन से गुड़ आपका बन जाएगा। अब क्या करना है भाई, टर्सरी सेक्टर, ये क्या कहता है कि ऑल एक्टिविटीज विच सपोर्ट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, जो सपोर्ट करे किसको, प्राइमरी और सेकेंडरी। चीनी बना गुजरात में लेकिन बिकेगा बनारस में, तो भाई किसी न किसी सोर्सेस के जरिए ना हमारे पास आ पाएगा। तो वो प्राइमरी सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर से सामान ला करके सिटीज में देना, डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री के पीपल्स तक पहुंचाना, ये सर्विसेज कौन दे रहा है, ये हमारा टर्सरी सेक्टर दे रहा है, सर्विसेज दे रहा है। ठीक है, जैसे इसमें आपको ट्रेड मिल गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन करना, सेल्स हो गया, सर्विसेज प्रोवाइड करना। ठीक है, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, बैंकिंग, इंश्योरेंस, लीगल सर्विसेज, बच्चों ये सब का सब टर्सरी सेक्टर में इन्वॉल्व हो चुका है, सब टर्सरी सेक्टर में ही है। चाहे आपको हम हेल्दी बनाए, एजुकेटेड करें, सर्विसेज प्रोवाइड करें, है ना, गवर्नमेंट के आप किसी काम में आ जाइए, या लीगल सर्विसेज आप दे रहे हो, है ना, तो गवर्नमेंट का ही आप कोई काम, गवर्नमेंट के ही काम में आप आ रहे हो, गवर्नमेंट भी आपके लिए काम कर रही है। ये सब चीजें बच्चों किस में आते हैं, टर्सरी सेक्टर में आते हैं। क्लियर बात, चलो भाई इसको भी फटाक से देख लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। चलो भाई, अब क्या कहता है बच्चों, कहता है अब इकोनॉमिकल एक्टिविटीज बाय मैन एंड वुमेन, उसी चीज को अब इकोनॉमिकल एक्टिविटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला किया गया सर किसमें, पहला किया गया सर हमारे मार्केट एक्टिविटीज में और दूसरा किया गया नॉन मार्केट एक्टिविटीज में। अब मार्केट एक्टिविटी मतलब क्या हो गया कि दीज एक्टिविटीज इन्वॉल्व पेइंग टू द पर्सन हु परफॉर्म्स एन एक्टिविटी, जो बंदा अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, उस एक्टिविटी परफॉर्मेंस के लिए क्या होगा, आपको मिल जाएगा सर पेमेंट। क्या मिल जाएगा, पेमेंट मिल जाएगी। तो जिस काम को करने के बदले में आपको पैसा मिले वो इकोनॉमिकल एक्टिविटी। जैसे हमारे घर की एक छोटी सी नर्सरी थी, क्या हो गई, नर्सरी में समझ गए, मतलब एक तरीके से गार्डन हो गया। ठीक है, इस नर्सरी में क्या करते थे कि हम लोग एक तरीके से सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते थे। किसको करते थे बच्चों, एक तरीके से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को हम लोग प्रोड्यूस करते थे। चावल, दाल या किसी कुछ चीजें हो गई, या कुछ सब्जी, टमाटर, आलू, धनिया, मिर्चा, जो भी हो गया, हम लोग उसमें प्रॉपर तरीके से प्रोड्यूस करते थे, बनाते थे। अब अगर हम इस बनाई चीजों को मार्केट में जाकर के बेचें और उससे हम पैसे कमाएं, क्या अपने जो बनाया उसको जाके मार्केट में बेचें और उससे पैसा कमा लें, वो क्या हो गया भैया, मार्केट एक्टिविटी। क्योंकि हमको उसके बदले में क्या मिलेगा, रोकड़ पैसा। लेकिन अगर उस सारे सब्जियों को, सारे चावल, दाल, गेहूं, जो भी चीज हमारे पास अवेलेबल है, उसका यूज अगर हमारे घर वाले ही करें, हम अपने घर के रिलेटिव्स में लोगों को बिना फ्री ऑफ कॉस्ट बांट दें, वो कौन सी एक्टिविटी हो गई भैया, वो नॉन मार्केट एक्टिविटीज आ गई। बात पल्ले पड़ रही है। तो जिस एक्टिविटी को करने के बदले में क्या मिले, पैसा, वो क्या हो गया, मार्केट। और जिस एक्टिविटी को हम ही यूज करें, हम ही खाएं पिए, तो भाई हम पैसा थोड़े से देंगे लेंगे। अब मेरी माता जी जो है हमारे घर के सभी लोगों के लिए खाना बनाती हैं, ठीक, तो बच्चों वो कौन सी एक्टिविटी हो गई, वो नॉन मार्केट एक्टिविटी हो गई, क्योंकि पैसा थोड़ी ना हमसे लेती हैं। लेकिन अगर हमारे वही माता जी किसी अगर ढाबा, किसी रेस्टोरेंट, किसी होटल के लिए अगर वो कुक का काम करें, खाना बना के वहां पे अगर ऑर्डर दें, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि वो खाना बनाने के बदले में उनको पैसे मिलेंगे, वो कौन सी एक्टिविटी हो जाएगी, मार्केट एक्टिविटी हो जाएगी। क्लियर बच्चों, चलो भाई, तो यहां पे क्या होती है, तो लिखा हुआ है कि दीज एक्टिविटीज आर नॉट पेड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दीज एक्टिविटीज इज फॉर सेल्फ कंजप्शन। किसके लिए, सेल्फ कंजप्शन के लिए आप इसमें आते हैं। जैसे आपकी मम्मी हो गई, लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रेन, ठीक है, मैन वर्किंग करते हैं फील्ड्स में और वहां पैसा कमाते हैं, विच दे स्पेंड ऑन रेयरिंग देयर फैमिली आर मार्केट एक्टिविटीज। इट इज जनरली सीन दैट मेन अर्न फॉर देयर फैमिली एंड वुमेन लुक आफ्टर द फैमिली। भाई मैन का काम क्या होता है, पैसा कमाना, मार्केट में जाओ पैसा कमा के दो, वो क्या हो गया, एक मैन का काम हो गया मार्केट एक्टिविटी। अब उन पैसों के बाद जो घर का सब रख रखाव काम देखना, किचन का काम देखना, घर में कैसे चलेगा, क्या राशन होगा, वो सब काम देखना किसका हो गया, वो वुमेन का काम हो गया। तो ऑलरेडी वर्क डिस्ट्रीब्यूटेड है ना बच्चों। चलो भाई, स्क्रीनशॉट फटाक से लेने का और आगे बढ़ जाने का। एजुकेशन एंड स्किल क्या कहता है, कहता भाई कि डिटरमिनेंट्स ऑफ अर्निंग। अब एजुकेशन एंड स्किल आर द मेजर डिटरमिनेंट्स ऑफ अर्निंग ऑफ एनी इंडिविजुअल इन द मार्केट। अब मेजॉरिटी ऑफ वुमेन हैव लो एजुकेशन एंड लो स्किल। बच्चों ये इतिहास बहुत पुराना रहा है हमारे देश में ना, महिलाओं की शिक्षा के ऊपर मतलब एजुकेशन जो वुमेन्स को देना चाहिए था वो बिल्कुल बहुत पहले से कम होता चला आया। उसके पीछे रीजन क्या है कि बहुत ज्यादा वुमेन्स को पढ़ाने से रोका गया है। देखा होगा पहले आपने पर्दा प्रथा हमारे कंट्री में होती थी, है ना। अच्छा, कम उम्र में ही इन लोग का ब्याह कर दिया जाता था और इनको बहुत ज्यादा मोर एजुकेटेड या बहुत ज्यादा इनके ऊपर खर्चा नहीं किया था सरकार। इनके ऊपर कोई सरकार छोड़िए, घर वाले ही, तो सरकार तो आपको सारी एजुकेशन दे रही है ना भाई।
आपको प्राइमरी सुरक्षा, आपको प्राइमरी स्कूल को ओपन करके दे रही है, आपको सेकेंडरी स्कूल ओपन करके दे रही है, जहां पे आप सीनियर सेकेंडरी आप स्कूल में क्लास 12 की पढ़ाई आप कर पा रहे हो, फ्री ऑफ कॉस्ट कर पा रहे हो। सरकारी स्कूल में बिल्कुल कम दामों में, कम प्राइस में आप अपनी एजुकेशन लेकर के चले जा रहे हो। गवर्नमेंट आपके ऊपर इतना तक खर्चा कर रही है। गवर्नमेंटेड हॉस्पिटल्स बनाए हैं, जहां पे प्राइवेट हॉस्पिटल में 100 की पर्ची लगेगी, यहाँ 1 रुपए की पर्ची में आपका काम हो जाना है। तो सरकार आपको हेल्दी बनाने में, आपको एजुकेट बनाने में इतना ज्यादा खर्चा कर रही है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो गलती सरकार की होगी या हमारी होगी? ऑब्वियसली हमारी होगी ना। तो ये पहले का समय ऐसा रहा हुआ है कि एजुकेशन और स्किल, बच्चा आपको पता है कि स्किल और एजुकेशन किसी भी कंट्री में, किसी भी ह्यूमन स्किल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमारे पास स्किल नहीं है, हमारे पास सोचने समझने की क्षमता कुछ नहीं है, तो कोई बंदा भी हमको आके बेवकूफ बना के जा सकता है और हम उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें सब पता ही नहीं ना कि बंदा मुझे क्या कह के जा रहा है, क्या बोल के जा रहा है। लेकिन हम एजुकेटेड होंगे तो कोई सामने वाला बंदा मुझे मूर्ख नहीं बना सकता, मुझे फुल नहीं बना सकता। वो अलग बात है कि 1 अप्रैल को अप्रैल फुल मनाएंगे, वो अलग चीजें हैं, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि एक बेसिक तो देखा जाए कि एजुकेशन और स्किल्स किसी भी कंट्री में हर एक ह्यूमंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब मेजॉरिटी ऑफ वुमेन हैव लो एजुकेशन एंड लो स्किल कंपेयर टू मेन, और ऑलरेडी बात है कि मेंस को हमेशा बढ़ाया गया, वुमेन्स को बिल्कुल कम किया गया। तो भाई अब आज की डेट में आप देखा होगा सर्व शिक्षा अभियान चलाया कि सरकार ने चलाया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया, कितने बेटियों को तो गर्भ में ही मार दिया जाता था। ये चीजें कितना डिमोलिश की गई, सोचिए उस समय क्या लोगों की मानसिकता हुआ करती थी कि बेटी के नाम से ही लोगों गर्भ में ही उनको मार दिया करते थे, है ना। जो भी तरीके से उन पे सरकार ने रोक लगाया। आज जाके देखिए, आज वुमेन्स हैं, आज जो एक तरीके से जो एक वुमेन इंपावरमेंट की जो बात हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं, हमारी सरकारें करती हैं, हम सारे लोग करते हैं, सम्मान एक बन जाता है। आई बस इसी क्या होता क्या ना कि इन चीजों पे जितना हम खर्चा करेंगे ना, उतना ज्यादा हमारे ही कंट्री के लिए तो बेनिफिशियल होगा ना, ठीक है। कहता क्या कि मोस्ट वुमेन वर्क इन प्राइमरी सेक्टर, बहुत सारे जो वुमेन्स हैं बच्चों वो प्राइमरी सेक्टर में वर्क करती हैं, विच लैक्स ऑफ जॉब सिक्योरिटी, जिसकी क्या लैक्स ऑफ जॉब सिक्योरिटी, लीगल प्रोटेक्शन एंड प्रोवाइड्स इरेगुलर एंड लो इनकम। कम दामों पे काम करने के लिए होता है क्योंकि उनको और ज्यादा अच्छी जगह पे वो काम नहीं कर पा रही, क्योंकि उतना ज्यादा वो एजुकेटेड है ही नहीं, उतना ज्यादा वो नॉलेजेबल है ही नहीं, उनको पढ़ने से, उनको आगे बढ़ने से रोका गया है। तो भाई ऐसे लोग अब काम करना तो है, पैसा कमाए, पेट है ना, पापी पेट का सवाल है। अब पापी पेट के लिए आदमी क्या ना करे, तो फिर वो प्राइमरी सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में जाकर उतर जाती हैं, वहां पे लो इनकम में काम करती हैं। अच्छा ठीक है, उसके पीछे और भी एक रीजन क्या था कि देयर इज ऑल्सो अब्सेंस ऑफ बेसिक फैसिलिटीज। अच्छा, उस समय उनके ऊपर काम करने के लिए किसी तरीके की वुमेन्स को कोई फैसिलिटीज नहीं मिलती थी, जैसे मैटरनिटी लीव, मातृत्व अवकाश, जैसे बच्चा होने को है या बच्चा हो गया तो उसमें उस समय चीज़ों क्या, उनको कोई लीव नहीं मिलती थी, ठीक है। चाइल्ड केयर लीव उनको नहीं मिलती थी। अदर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम, ये कई तरीके से जो क्या करते थे कि वो वुमेन्स को बिल्कुल दूर हटा रहे थे, है ना। तो ऑन द अदर हैंड वुमेन विद हाई एजुकेशन एंड स्किल आर पेड इक्वली एज मैन। तो अब आज की डेट में मैं देखो पॉसिबल तभी हो पाएगा कि जब वुमेन्स को मेंस के खड़े तराजू में एक साथ तौला जाए, एक साथ एक जैसी इनको सैलरी प्रोवाइड की जाए। जब एजुकेशन एक जैसी, लोगों का काम करने का तरीका एक जैसा, तो फिर वुमेन को सैलरी कम और मेंस को सैलरी ज्यादा क्यों? नहीं करना है, नहीं होना चाहिए। दोनों को इक्वल सैलरी प्रोवाइड करिए, दोनों को एक साथ देखिए विदाउट एनी टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। भेदभाव करना ही नहीं है भाई, तुम भी पढ़ो तुम भी पढ़ो, सब पढ़ो सब पढ़ो। तो अमंग द ऑर्गेनाइज सेक्टर टीचिंग एंड मेडिसिन अट्रैक्ट द मोस्ट वुमेन मोर। आज की डेट में बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं टीचिंग सेक्टर और जो मेडिसिन सेक्टर आपने देखा होगा, इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट आज की डेट में वुमेन्स का अच्छा खासा आ रहा हुआ है, ठीक है। चलिए भाई अब आगे देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। कहता क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है। भाई देखो, हमने पहले कहा था कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन की, पॉपुलेशन किसी कंट्री के लिए बोझ नहीं बल्कि उसकी एसेट्स है। अगर उसके ऊपर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर दिया जाए, अच्छा खासा उसके ऊपर उनके एजुकेशन, उनकी हेल्थ, न्यूट्रिशन, हाइजीन के ऊपर अगर गवर्नमेंट या हम आप पर खर्चा कर पाएं, तो प्रॉपर तरीके से वो हमारे एक अच्छी यूजफुल एसेट्स के रूप में निकल करके आएगा, है ना। डॉट जैसी कंट्री इजराइल अपने हर एक एक बंदे का, हर एक ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर प्रॉपर तरीके से खर्चा करती है, इन्वेस्टमेंट करती है। सबको आर्म फोर्सेस की नॉलेज होना, आर्म फोर्सेस की प्रैक्टिसेस करना, ये उनका वहां का प्राइमरी उनका ऑब्जेक्टिव होता है कि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में वहां के लोग ये न कर पाए कि मुझे तो ये बंदूक थामने नहीं आता, मुझे तो ये चलाने करने नहीं आता, मैं तो प्रोटेक्शन कर ही नहीं पाऊंगा, ऐसा ना कोई कहने वाला रहे। इसलिए सरकार वहां पे सबसे ज्यादा खर्चा करती है उनके हर एक एक छोटे चीजों पे। ये होती है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को इंक्रीज करना। तो अपनी पॉपुलेशन को बोझ ना समझ करके एसेट समझो, तो पॉसिबिलिटीज है कि वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स करती है बच्चों वहां के लिटरेसी रेट। अच्छा, लिटरेसी किसे कहते हैं? ये हमारे कंट्री में कहा था साक्षरता। लिटरेसी, लिटरेट किसे कहते हैं? भाई वो ऐसा बंदा जो 7 साल या 7 साल के ऊपर का हो, जिसको पढ़ना और लिखना दोनों आता हो, उसे कहते हैं लिटरेट। वो लिटरेट होता है, ठीक है। क्या समझिएगा बच्चों अच्छे तरीके से, 7 साल का बंदा, ठीक, 7 इयर्स और एबव,
जो रीड एंड राइट, जो दोनों जानता हो। केवल नाम लिखना ही पॉसिबिलिटी नहीं होती, लिटरेट में वो बंदा नहीं आता बस को नाम ही लिखना है, बल्कि उसे रीडिंग भी आती हो और उसे राइट लिखना भी आता हो। लेकिन वो बंदा क्या होना चाहिए, 7 साल या 7 साल से एबव का होना चाहिए। तो ऐसे बंदों को हमारे कंट्री में लिटरेट कहा जाता है, पढ़ा लिखा, साक्षरता कहा जाता है। क्या कहते हैं, उसे पढ़ा लिखा व्यक्ति माना जाता है। ठीक, मतलब जो कुछ काम पढ़ भी लिख सकता है उसे कहा जाते हैं एज अ लिटरेट बोलते हैं। ठीक है, तो भाई अच्छा देखो, अच्छा उससे क्या होगा, लिटरेसी रेट होगी। अब देखना, किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन की जो क्वालिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, उस कंट्री के लिटरेसी रेट पे, उस पर्सन के हेल्थ के एजुकेशन पे, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे और उनकी स्किल फॉर्मेशन पे। जो किसी कंट्री में जो पीपल रहते हैं ना, उससे उस कंट्री की क्वालिटी डिटरमाइन की जाती है कि वहां कितने ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, कितने ज्यादा लोग स्किल्ड हैं, कितने लोग नॉलेजेबल हैं, हेल्दी हैं, है ना। ये सब चीजों को मेजरमेंट जो किया जाएगा उसे कहा जाएगा क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। भाई कोई सामान आप लेकर के आइए जो बेस्ट क्वालिटी का है, तो आप कहते हो भाई क्या सर गजब आ गया, मजा आ गया खाने पीने में सर, या उसको यूज करने में, कोई क्वालिटी ड्राइव है, और एक क्वांटिटी वाला सामान लेकर के आइए, तो आप दोनों में मेजरमेंट कर पाते हो ना, क्वालिटी प्रोडक्ट्स में और क्वांटिटी वाले प्रोडक्ट्स में। ठीक, तो जो गुण जो आपके क्वालिटी के हिसाब से, नहीं सर क्वालिटी बेस्ट है सर, सब कुछ का सर्विसेज बेस्ट है। आप होटल का ही एक एग्जांपल लो ना, आप एक बेस्ट से बेस्ट ताज होटल में आप चले गए, वहां जाके वहां का आप वहां एम्बियंस आप जाके देखे, वहां की हॉस्पिटैलिटीज आपने जाके देखी, लोगों के बोलने का, बैठने का, उठने का, समझने का, समझाने का तरीका, सर्विसेज प्रोवाइड करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट। और एक नॉर्मल से किसी होटल में चल जाइए, वहां का जो एम्बियंस, वहां का जो तरीका होगा, आपको डिटरमाइन, आपको डिफरेंस खुद कर देगा कि भाई ये बेस्ट है या ये बेस्ट है। उसी तरीके से किसी कंट्री की पॉपुलेशन कितनी ज्यादा अच्छी है, ठीक है, या कितनी ज्यादा खराब है, तो क्वालिटी कैसी होगी, तो क्वालिटी किस पे डिटरमाइन की जाती है बच्चों, पहला उनके लिटरेसी रेट पे, दूसरा हेल्दी ऑफ द पर्संस के बारे में, तीसरा उनकी एज अ लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट पे, और उनकी स्किल फॉर्मेशन के रूप में। इन 4 चीजों पे जो चीजें डेवलप कर पाएंगी वो क्या होगा, उस कंट्री का ग्रोथ होना तय है। क्योंकि मतलब ये इंडिकेट करता है कि वहां की सरकार ने उसके ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा किया हुआ है। इसलिए कहते हैं बच्चों कि लिटरेट एंड हेल्दी पॉपुलेशन आर एन एसेट्स फॉर अ कंट्री। तो जो भी बंदा क्या होगा, लिटरेट होगा, और जो हेल्दी पॉपुलेशन अगर किसी कंट्री की होगी तो वो उस कंट्री के लिए बोझ नहीं बल्कि उस कंट्री की क्या है, एसेट्स है। क्लियर बात, चलो भाई स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। क्या कहता है भाई, एजुकेशन। देखिए सरकार ने ना बच्चों बहुत सारे खर्चा किए, बहुत सारे हम लोगों के ऊपर इतना सारा खर्चा किया हुआ कि पूछिए मत। क्यों खर्चा किया हुआ, कैसे खर्चा, सोच समझिए। आपके बचपन में आप पढ़ाई जब आप करने आप स्कूल पहुंचते हो तो प्राइमरी तक की फ्री में आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है। मिड डे मील जैसी योजनाओं को सरकार चला रही है कि आप ज्यादा एजुकेटेड हो, ज्यादा नॉलेजेबल हो, ज्यादा प्रोफिशिएंट बने, है ना। उससे क्या होता है कि इससे आप सरकार के ही आप किसी काम आएंगे, देश के ही आप काम आएंगे। आप डॉक्टर, इंजीनियर कल की डेट बनेंगे तो आप अच्छी खासी इनकम भी जनरेट करेंगे, लोगों को और भी नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। एक अच्छा खासा डॉक्टर ने एक अच्छी खासी बिल्डिंग बनाई, एक अच्छे खासे अपने अंडर में न कितने सारे नर्सेस को, कितने सारे डॉक्टर्स को अपने पास अंदर में रखा, क्या उन लोगों को रोजगार नहीं मिला? कितने ऑफिशियल वर्कर उसकी कंपनी में काम कर रहे हैं। एक इंजीनियर के अंदर में कितने सारे सब इंजीनियर होंगे जो काम कर रहे होंगे। तो एक प्रॉपर तरीके से पढ़ा लिखा बंदा वो सभी लोगों को एक तरीके क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, उनको आगे बढ़ाता है। इसलिए एजुकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कंट्री के लिए। एजुकेशन इंक्रीज करता है नेशनल इनकम एज वेल एज द कल्चरल रिचनेस एंड एफिशिएंसी को ऑफ गवर्नेंस में। तो भाई किसी भी सरकार की जो चीजें होती है वो सरकार ज्यादा खर्चा करती है आपके गवर्नेंस आपके ऊपर, अपने एजुकेशन के ऊपर। जितना ज्यादा आप एजुकेटेड दिखाएंगे, बताएंगे, उतना ज्यादा बेनिफिशियल उस कंट्री के लिए भी होती है, उस कंट्री की सरकार के लिए भी होती है। वोकेशनल एजुकेशन हैज बीन डेवलप्ड बाय प्रोवाइड स्किल बेस्ड एजुकेशन दिया जाने लगा। पहले मुंह से बोल के चीजें बताई जाती थी, समझाई जाती थी। आज हमारे पास स्किल्ड बेस्ड टेक्नोलॉजी आ चुकी है। आज हम स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाते हैं, बच्चों को बिल्कुल डीप तक लेके जाते हैं, उनको वहां चीज, हर चीजें, छोटी छोटी चीजें समझाना, है ना, ग्राफिक्स के जरिए, इमोजीज के जरिए, इन चीजों का यूज करके हम उसको ज्यादा और ज्यादा मोर डेवलप बनाते हैं। तो विच लीड्स टू रेडी एम्प्लॉयमेंट, जो बंदा क्या हो जाए प्रॉपर तरीके से कि एक रोजगार के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। एक रोजगार, एक बेरोजगार। रोजगार हमारे कंट्री के लिए एसेट्स है, बेरोजगार हमारे कंट्री के ऊपर बोझ है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको बुरा कर रहे हैं, भाई वो नहीं पढ़ पाया, नहीं कर पाया, गलती उसकी नहीं है। लेकिन अगर सरकार ने आपको वो सारी पॉसिबिलिटीज दी थी, आपके माता पिता ने अगर आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ाया था, फिर भी आप नहीं पढ़े और आप बेरोजगार हो गए, तो भाई आप लोगों का भी जो दुख है वो रोजगार वाला, मतलब एम्प्लॉयमेंट वालों को ही तो झेलना पड़ेगा। सोचिए हमारे कंट्री का हालत क्यों बिगड़ जाती है, क्योंकि हमारे कंट्री में अगर बहुत सारे, एक एग्जांपल आप देख लीजिए, ओवरऑल देखा जाए कि बच्चों अगर मान लीजिए 100% की हमारी पॉपुलेशन है, ठीक है, क्या है हमारी पॉपुलेशन, हमारी 100% की पॉपुलेशन है, जिसमें से 70% जो हैं ये बंदे क्या हैं, एजुकेटेड हैं, ठीक।
या मान लीजिए एक तरीके से एम्प्लॉय है, ठीक काम करते हैं, लेकिन जो 30% है वो क्या है, एक तरीके से ये अनएम्प्लॉयड है, अब इनके पास रोजगार नहीं है। ठीक, अब ये जब इनके पास रोजगार नहीं तो भाई खाने पीने को चाहिए, तो इनका भी जो भरण पोषण होगा, इनका भी जो खाना पीना जो एक्टिविटी चलेगी वो कौन करेगा, यही 70 वाले करेंगे ना। तो आखिर एक तरीके से ये क्या होगा, ये 30% सोचो ना हो तो हमारी कंट्री और आगे भागी होती। लेकिन ये अनएम्प्लॉयमेंट लोग, ठीक, जो बेरोजगार लोग हैं, जो अनएजुकेटेड लोग हैं, वो भी क्या है, हमारी धरती पे बोझ है। धरती बोझ क्या मान लीजिए, बुरा नहीं कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं, इन द सेंस ऑफ कि सरकार ने आपको वो सारी पॉसिबिलिटी दी थी तो आपको उसका यूटिलाइजेशन करना चाहिए था, पढ़ना चाहिए था, लिखना चाहिए था, एक इज्जतदार समझदार अच्छा व्यक्ति बनना चाहिए था। आप नहीं बने, गलती इसमें आपकी है, अब सरकार गलती थोड़ी ना रहेगी। अब आप नहीं पढ़े लिखे तो आपको रोना, आपको कुछ आप अदर एक्टिविटी कुछ काम धाम करेंगे, है ना, तो फिर अब आप लोग का भी तो खर्चा भाई सरकार को चलाना पड़ेगा, फ्री में राशन बंटवाना पड़ेगा, क्यों करना पड़ रहा है भाई सरकार को। अगर आप एक अच्छे खासे पढ़े लिखे बंदे हैं, आपके पास मोर एजुकेटेड है, मोर नॉलेजेबल है, गवर्नमेंट जो आपके पास जॉब पड़ी हुई है, तो भाई सरकार की किसी योजनाओं का लाभ आपको लेने की क्या जरूरत है, वो उनको लेने दीजिए। लेकिन वो लोग भी एक तरीके से क्या है, बोझ बने, भाई सरकार को उनके लिए ज्यादा सोचना पड़ जाता है भाई कि उनका क्या करें, है तो भाई अब घर का ही बच्चा रहे, एक पढ़ा वाला एक ना पढ़ा हुआ, तो ना पढ़े वाले को अपना बेटा मानने से इंकार थोड़ी ना करेंगे भाई, खिलाना पिलाना तो उसको पड़ेगा ही, तो फिर क्या करेगा, जो पढ़ा लिखा बंदा होगा वही आकर के उनका पेट भरेगा। और लेकिन अगर दोनों काम करते तो भाई सोचो उस समय घर की पोषण और हालत क्या होती। लेकिन बस वही हमारी कंट्री में, देश में एजुकेटेड और अनएजुकेटेड लोगों की हालत होती है, बात होती है। एजुकेशन देखिए, 12 5 ईयर प्लान बच्चों, इनका प्लान टारगेट था कि इंक्रीज करना हमारे ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को हायर एजुकेशन एज में प्रोवाइड करना। 18 से 23 साल के बंदों को 27% हम 1920 पहुंच गए, हमारा जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो था। और प्लान का ऑलरेडी जो फोकस था हमारी कंट्री में कि एक्सेस क्वालिटी, अपने एडॉप्शन ऑफ स्टेट्स स्पेसिफिक करिकुलम मॉडिफिकेशन को फॉलो करें, वोकेशनलाइजेशन को फॉलो करें, नेटवर्किंग, यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर्स पे ज़्यादा फोकस करें, उनसे लेकर के अपने आप को एजुकेशन लें, मतलब प्रॉपर तरीके से आपको स्किल नॉलेजेबल ही हेल्दी बनाना है। डिस्टेंस एजुकेशन प्रॉपर तरीके से काम कर दिया गया कि अगर आप नहीं जा पा रहे हो तो डिस्टेंस एजुकेशन जैसे स्कूल कॉलेजेस को ओपन कर दिया गया कि आप है आप पे, लेकिन आप वहां से आपकी स्टडी चल रही है, पढ़ाई चल रही है, आपको एग्जामिनेशन देने जाना होगा, ठीक है, आप ऐसे एजुकेशन काम कर सकते हैं। एज वेल एज मर्जिंग ऑफ फॉर्मल नॉन फॉर्मल डिस्टेंस एंड आईटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को डेवलप कर दिया गया कि भाई कुछ भी करो, सरकार आपको इतनी सारी योजनाएं दे रही है, आपके सरकार आपके लिए इतनी सारी सर्विसेज दे रही है, फिर भी आप नहीं पढ़ रहे हो तो बेड़ा गर्क है भैया, ठीक है, पढ़ लो, पढ़ा आगे बढ़ा, नहीं पढ़ा चुप मार के अंदर बैठ जाएगा भाई, ठीक है। फिर उनका भी भरण पोषण उन्हीं लोगों को करना पड़ेगा, एजुकेटेड वालों को। तो भाई एजुकेटेड वालों थोड़ा सा पुश करिए, बताइए आपके अगल बगल में जो बंदा है कुछ भी करके पढ़ो भाई, सरकार आपके लिए इतना काम कर रही है, पेरेंट्स आपके ऊपर खर्चा कर रहा, पढ़ने को तैयार नहीं हो, तो गलती इसमें आपका भाई साहब। चलो आगे बढ़े बच्चों, क्या कहता है एजुकेशन सिनेरियो। देखिए हमारे कंट्री में क्या किया गया है कि प्रोविजन फॉर प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस दिया गया है रिटेंशन करने के लिए, क्वालिटी इन एलिमेंट्री एजुकेशन बनाया गया, स्पेशल इंफेसिस के जरिए ऑन गर्ल्स पे फोकस किया गया। जैसे कुछ स्पेशल स्कूल्स हमारे कंट्री में चलाया गया, इसको बोला गया नवोदय विद्यालय चलाया गया, इस्टेब्लिश किया गया है हर डिस्ट्रिक्ट इंडिया में, मतलब इंडिया के हर डिस्ट्रिक्ट में नवोदय विद्यालय जैसी सुविधाओं को चालू कर दिया गया, स्पेशली फॉर गर्ल्स के लिए भी, है ना। 10-11 में लिटरेसी रेट हैव इंक्रीज फ्रॉम 18% इन 1951। सोचिए 18% पे थे हम सर, कब 1951 में, ठीक है, और आज कितना हो गए 85% हो गए। तो मतलब कहीं ना कहीं तरीके से हमारे कंट्री में जो लिटरेसी रेट है वो इंक्रीज हुई ना, सरकार खर्चा कर रही है, आपके पेरेंट्स आपके ऊपर खर्चा कर रहे हैं, ठीक। तो फीमेल लिटरेसी लेकिन फीमेल वही बात आ रही है कि फीमेल जो लिटरेसी जो रिमेन्स है वो मच लोअर देन मेल लिटरेसी। तो भाई मेल, भाई जागो ग्राहक जागो, जो मेंस हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे हैं आज के भी कंपैरिजन में एज अ फीमेल लिटरेसी की बेस में। तो इसमें गलती इनकी नहीं है, गलती इनकी है कि इनको अगर पढ़ाया जाता तो ये ज्यादा आगे निकल सकते थे, लेकिन इनके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया गया पुराने समय से। तो आज भी इनका जो लिटरेसी रेट है कंपैरिजन टू मैन बिल्कुल लो है, कम है। तो देखिएगा लिटरेसी अमंग मेल्स इज नियरली 16.1% हाइयर है और फीमेल्स इज ऑल्सो अबाउट 14.2% है। तो ऑलरेडी क्या है, भले 1 की 2% है इंक्रीज है, लेकिन वो मेंस ऑलरेडी क्या है उनसे ज्यादा एजुकेटेड पढ़े लिखे माना जाता है, ऐसा सरकार बताती है। There is also wide variation in literacy rate है बच्चों from one region of the country to another. Example मान लीजिए कि there is about 94% literacy in Kerala. अब केरला में सबसे ज्यादा लोग लिटरेचर लोग हैं जिनको पढ़ना लिखना आता हुआ है, 94% लिटरेसी हमारे कंट्री की बात है, केरला की। लेकिन भाई बिहार में जाके देखिए तो 62% है, तो यहाँ पे कम पढ़े लिखे हो गए, यहाँ पे ज्यादा पढ़े लिखे हो गए। तो 17-18 में एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी वाज 2.8% इन 2020-21। तो 2020-21 का अगर आप एक आंकड़ा उठा के देखेंगे सरकार का, तो पता लगेगा कि भारत सरकार ने अपने जीडीपी का टोटल 2.8% खर्चा किया है अपनी एजुकेशन को ज्यादा अच्छा बनाने के लिए, नए नए कॉलेजेस स्कूल्स को डेवलप करने के लिए, आईटी सेक्टर्स को इन्फॉर्म करने के लिए।
क्लियर बच्चों? चलो भाई, ये हो गया, आगे बढ़ जाए। क्या कहता है? गवर्नमेंट स्टेप्स टू प्रोवाइड एजुकेशन टू ऑल। भाई गवर्नमेंट का जो स्टेप्स था बच्चों, वो सभी के लिए खुला था दरवाजा ना भाई, सबके लिए दरवाजा खुला था। क्या था? देखो, प्राइमरी स्कूल स्टार्ट किए गए थे, जिसमें एक तरीके से सर्व शिक्षा अभियान जैसी चीजों को हमारे कंट्री में डेवलप किया गया। क्या कहा गया? देखो, सर्व शिक्षा अभियान मतलब सभी लोग पढ़ें, सभी लोग पढ़ें। इसका मेन प्रोवाइड करने का एम क्या था? इसका एम ये था कि प्रोवाइड करें एलिमेंट्री एजुकेशन इन ऑल चिल्ड्रन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14, मतलब 6 से लेकर के 14 साल तक के बच्चों के लिए सर्व शिक्षा अभियान ज्यादा जरूरी है। सबको पढ़ना है, सबको आगे बढ़ना है। प्राइमरी स्कूल सिस्टम हैज एक्सपेंडेड टू ओवर 7,78,842 लाख रुपए। सोचिए 19-20 में ये कवर किया गया था। मिड डे मील जैसी योजनाएं चलाई गई अच्छी खासी। आपने देखा होगा कि पहले समय में जैसे लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते थे तो बच्चों को ज्यादा अट्रैक्ट कैसे, प्राइमरी स्कूल में बच्चों को पहले पढ़ना नहीं सिखाया जाता, पहले बच्चों को उठना कैसे है, बैठना कैसे है, क्या बोलना है, क्या कहना है, खेल कूद के माध्यम से बच्चों को पहले अट्रैक्ट किया जाता है। बच्चे छोटे होते हैं तो पहले उनको एक तरीके से फैमिलियर बनाया जाता है। तो प्राइमरी स्कूल चाहे वो प्राइवेट वाले हो चाहे वो गवर्नमेंट वाले हो, उनको खिलाना पिलाना, ठीक है, उनको थोड़ा सा घूमना फिराना, खेलना कूदना, जो उनको अच्छा लगे पहले वो कराओ। एक बार वो आपसे अटैच हो जाएंगे तब धीरे 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 उनके संग बैठ के फिर उनको पढ़ाया लिखाया जाता है। और ये वही बंदा कर पाएगा जो एजुकेटेड, जो नॉलेजेबल बंदा होगा, है ना। तो सोचो कि वो बंदा काम आ रहा है कि नहीं आ रहा आपके देश में, ऑब्वियसली इस बात आ रहा है। तो क्या है कि इंप्रूव देयर न्यूट्रिशनल स्टेटस। अच्छा, तो मिड डे मील जैसी योजनाओं चलाया गया कि अब सोचो गांव के समय पहले बहुत ज्यादा अर्बन और गांव सेक्टर में अब बहुत बच्चे स्कूल नहीं जाना पसंद करते थे। भाई मास्टर साहब है, मारेंगे पीटेंगे, छड़ी उठाएंगे, है ना। तो ये चीजों से थोड़ा बच्चे डरते थे। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसी जगह पे क्या किया जाने लगा हमारे कंट्री में कि इनकरेज किया जाने लगा अटेंडेंस के बारे में एंड डिटेंशन ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन एंड इंप्रूव देयर न्यूट्रिशनल स्टेटस। बच्चों को खाने को भी मिले, है ना, कभी पूरी सब्जी मिले, कभी खिचड़ी मिले, कभी कुछ मिले, कभी कुछ ना कुछ चीजें तो भाई मिलती रहे, जुलती रहे, भाई बच्चे अट्रैक्ट हो, आए, खेला कूदा जाए। तो ऐसी कई सारी योजनाओं को सरकार ने चलाया है अपने समय में। चलो भाई पढ़ लिया, आगे बढ़ते हैं। हेल्थ पे क्या बच्चों देखिएगा, भारत सरकार ने एजुकेशन पे खर्चा कर दिया, ठीक है, प्रॉपर तरीके से अपने ट्रेनिंग सेंटर पे कुछ खर्चा कर दिया। अभी आपने देखा पिछले सेक्टर में भी अब किस तरीके से सर्व शिक्षा अभियान और मिड डे मील चलाई गई। अब सरकार आपकी हेल्थ के ऊपर भी तो खर्चा कर रही है। सरकार मानती है, देश मानता है कि एक हेल्दी पर्सन अनहेल्दी पर्सन के कंपेरिजन में ज्यादा काम करता है, ज्यादा इनकम अर्न करता है, ज्यादा प्रोडक्टिविटी होता है, ज्यादा प्रोडक्टिव यूज होता है, हमारी कंट्री के काम में भी आता है। तो इन सब सिचुएशन में सरकार आपके हेल्थ के ऊपर ज्यादा काम करती है ना। क्या लिखा हुआ है, प्रॉपर हेल्थ केयर हेल्प करता है पर्सन को रियलाइज करने के लिए कि हिज पोटेंशियल एंड एबिलिटी, क्या कि वो फाइट कर सके इलनेस, बीमारी से लड़े। एंड सो द गवर्नमेंट नेशनल पॉलिसी बनाती जो है, उनका हेल्थ का एम होता है कि आपको इंप्रूव करे, आप ज्यादा हेल्दी होंगे, ठीक है, आपके हेल्थ केयर प्रोग्राम चलाएगा, फैमिली वेलफेयर चलाएंगे, न्यूट्रिशनल सर्विसेज चलाते हैं, सब काम करती है गवर्नमेंट। और ड्यूरिंग द लास्ट पिछले 50 सालों में इंडिया हैज बिल्ट अप अ वास्ट हेल्थ केयर। आज भारत के पास तमाम तरीके की सारी टेक्नोलॉजी से लेस हमारे पास वो मेडिकल या मेडिकेयर हॉस्पिटलिटीज और सर्विसेज अवेलेबल हमारे पास हैं। मैन पावर्स हमारे पास अच्छी खासी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास अवेलेबल हो गए। रिजल्ट क्या हो गया बच्चों, आज हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, पहले हमारे कंट्री में बिल्कुल कम थी लोगों के जीवन जीने का दर, क्योंकि भाई बीमार हो जाते थे, पता नहीं चलता रहा, दवाइयां नहीं थी, इलाज नहीं थे, तो मर जाते थे, कहानी खत्म हो जाती थी। लेकिन आज के दिन को पता है कि भाई जिंदा है, जिंदा रह सकते हैं, दवाइयां इलाज कराएंगे, अच्छा खासा अगर न्यूट्रिशन हेल्प लेते रहेंगे, डाइट प्रॉपर करेंगे तो भाई बढ़ेंगे। देखिए इंक्रीज हो गया 69.4% हम लोग आ गए आज की डेट में। अगला क्या करता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या करता है, IMR कहता है हैज कम डाउन फ्रॉम 147 इन द ईयर। अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है बच्चों, समझिएगा कि वो बच्चा जो 1 साल, अब बच्चा जन्म लिया, पैदा हुआ, लेकिन अपना 1 साल हैप्पी बर्थडे मना, अपना पहला हैप्पी बर्थडे मनाने के पहले ही अगर वो डेथ कर जाता है या एक्सपायर कर जाता है, तो इन चीजों की संख्या पहले समय बहुत ज्यादा एक्सेस थी। रीजंस क्या थे, तमाम तरीके की इनके पास बीमारियां होती थी, जैसे बच्चा डायरिया से हो गया, निमोनिया से हो गया, और भी कई तरह के उनको प्रॉपर हेल्थ केयर प्रोसेस नहीं मिल पाते थे। इन सब वजहों से बच्चा 1 साल भी अपनी जिंदगी नहीं जी पाता था और वो डेथ कर जाता रहा, एक्सपायर कर जाता रहा। तो ये परसेंटेज ऑफ रेशियो बहुत ज्यादा था उस समय में। लेकिन आज हमारे पास बेस्ट हॉस्पिटलिटीज हो गई हैं, एजुकेशन हो गया है, प्रॉपर हेल्थ केयर दिया जाने लगा, उनकी माताओं को उनको भी दिया जाने लगा। तो क्या हो गया है, देखिए 147 पे थे सब, कितने पे आ गए, 36 पे आ गए। इसका मतलब सरकार ने हेल्थ की पोजीशन के ऊपर अच्छा खासा खर्चा किया है। क्रूड बर्थ रेट हमारे बनाया गया हैज ड्रॉप्ड टू 2018 में था, अब क्रूड जो डेथ रेट था हमारे कंट्री में 6.2 हो गया है विद द सेम ड्यूरेशन ऑफ द टाइम। समझिएगा एक समय में जन्म दर और मृत्यु दर
ठीक है, पहले मृत्यु दर बहुत ज्यादा था, मतलब डेथ रेट बहुत ज्यादा था और जन्म दर कम होता था। आज में क्या एक तरीके देखा जाए तो ओवरऑल में देखेंगे तो बर्थ रेट हमारे पास अच्छा खासा हो चुका है, अच्छे खासे लोग ज्यादा जन्म ले रहे हैं, अच्छे खासे उनको हॉस्पिटैलिटी मिल रही है, प्रॉपर न्यूट्रिशन डाइट्स मिल जा रहे हैं तो अच्छे खासे हो रहे हैं। और मरनों की संख्या थोड़ी सी कम इसलिए हो गई क्योंकि बेस्ट हॉस्पिटलिटीज मिल रही है, एजुकेशन मिल रहा है, अपने हेल्थी हो रहे हैं, उनको पता तो जीवन जीने की उनकी जो आशा की जो किरणें हैं वो बिल्कुल चमक उठी हैं, है ना बच्चों। इसलिए चलिए आगे बढ़े। चलो क्या कहता है अनएम्प्लॉयमेंट, तो बच्चों मैंने पहले बताया अनएम्प्लॉयमेंट किसी भी कंट्री के लिए एक तरीके से वो बोझ है उस देश के ऊपर, उस जगह पे। क्या है अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करता है व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस कैन नॉट फाइंड जॉब्स। ठीक है, अब सोचो अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गया कि वो पीपल जो काम करना तो चाहते हैं उनके पास जॉब ही नहीं है। तो द वर्कफोर्स इंक्लूड्स ऑल पीपल फ्रॉम द एज ऑफ 15 ईयर्स टू 59 ईयर्स, 15 साल से लेकर के 59 साल तक के बच्चों को बच्चों। तो चिल्ड्रन एंड एडल्टली पीपल 60 ईयर्स एंड ओवर आर नॉट इंक्लूडेड इन द वर्कफोर्स सो आर नॉट टू बी कंसिडर्ड एज अनएम्प्लॉयमेंट। अब 60 साल से ऊपर तक का बंदा उसे अनएम्प्लॉयमेंट नहीं माना जाएगा। 15 साल से नीचे का बच्चा, जैसे आप अभी भी पढ़ाई कर रहे होंगे तो अभी भी आपको एक तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट नहीं माना जाएगा क्योंकि अभी आपके ऊपर सरकार खर्चा कर रही है, आपके माता पिता अभी आपके ऊपर खर्चा कर रहे हैं, आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो अभी आपके ऊपर किसी तरीके का भी आपको अनएम्प्लॉयमेंट वाली कैटेगरी में नहीं आते। बेसिकली माना जाए सरकार तो मानती है 15 टू 59, लेकिन आप 18 प्लस ही मान लीजिएगा अपने आप को। तो जब आप 18 से 59 की कैटेगरी में आते हैं कोई ना कोई आपको जॉब करना ही होगा, आपके पास एजुकेशन हो, नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो, स्किल हो, इसका यूज करके आपको 2 पैसे कमाएंगे, हायर आपकी इनकम बनेगी, आप एम्प्लॉयमेंट कराएंगे। लेकिन अगर आप इस एज के बीच में आते हैं और फिर भी आपके पास जॉब नहीं है, काम नहीं है, इसका मतलब आप अनएम्प्लॉयमेंट है। और अनएम्प्लॉयमेंट लोग हमेशा किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। भाई तुम कुछ करोगे तो हमें मिलेगा, सर तुम सरकार को टैक्स दोगे तो सरकार फिर हमको कुछ ना कुछ बांट के देगी। तो भैया सरकार से मांगना ही क्यों? तुम अनएम्प्लॉयमेंट क्यों हो? तुम्हारे पास एजुकेशन की सरकार खर्चा पैसा दे रही है, हेल्थ पे पैसा दे रही है, हर चीजों पैसा सरकार आपको दे तो रही है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या बच्चों इंडिया में समझेगा, 2 तरीके से हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट है, एक है सीजनल, एक है हमारे पास डिस्गाइज है। सीजनल किसे कहते हैं बच्चों समझिएगा, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बोथ, चाहे रूरल एरिया हो चाहे हमारे अर्बन एरिया हो, तो रूरल एरिया देयर इज सीजनल एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हमारे पास आते हैं। कहता है सर सीजनल मतलब इट हैपेंस व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब, जहां पे पीपल अपनी जॉब फाइंड आउट नहीं कर पाते, और या तो जॉब करते भी हैं तो ईयर के कुछ महीनों में ही काम कर पाते हैं। जैसे कुछ एजुकेशनल में, जैसे गेहूं की खेती हो रही तभी जाके वो काम कर पाएंगे, कभी कभी किसी का चूना पानी का काम हुआ तो जाके लेबर वहां पहुंच पाए, कभी किसी का घर मकान बनने का काम हुआ तो आपको बुलाया गया। ये जो एम्प्लॉयमेंट होती है उसे कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी हो गए। तो पीपल डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर यूजुअली फेस दिस काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो इस तरीके की जो अनएम्प्लॉयमेंट होती हैं उन्हें कहा जाता है बच्चों सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज का मतलब क्या होता है कि भाई किसी कंट्री में काम करने के लिए, किसी भी जॉब पे काम करने के लिए हमें जरूरत थी 8 लोगों की, हमारे पास हैं ये 10 लोग, तो भाई ये जो 2 लोग हमारे पास एक्स्ट्रा है ना, इन 2 लोग का हमारे लिए, हमारे कंट्री में, हमारे उस वर्क में इन दोनों का कोई भी काम नहीं है। तो भाई जब हमारे पास इन दोनों कोई काम नहीं, तो ये रहें चाहे न रहें, इनका हमारे कंपनी के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, हमारे काम पे फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसको कहा जाएगा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो भाई जहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग हमें चाहिए, अब एग्जांपल लिखा हुआ देखिए, फील्ड रिक्वायर्स द सर्विस ऑफ 5 पीपल बट as 8 people are working in the same field, then these 3 extra people come under the category of disguised unemployed. भाई हमें जरूरत केवल 5 लोगों की है, हमारे पास 8 लोग हैं, तो भाई ये 3 लोग हमारे पास एक्स्ट्रा पड़े हुए, तो ये हमारे किसी काम के नहीं है। तो ऐसे जितने भी ये जो 3 लोग होंगे वो किस में आ जाएंगे? वो आ जाएंगे भाई डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। तो प्रोडक्शन विल नॉट डिक्रीज व्हेन 3 पीपल्स आर, तो प्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमें कितने लोग चाहिए थे? 5 लोग ही चाहिए थे। कितने लोग हटा दिया गया? 3 लोग हटा दिया गया। आप उससे हटा देंगे तो प्रोडक्टिविटी भी काम कम हो जाएगा? नहीं भैया, वो हमारे ऊपर भार थे, बोझ थे, उनको रिलैक्स कर दिया, वो रहे ना रहे हमारे ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्लियर है बात? चलिए बच्चों आगे बढ़े, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या होता है बच्चों नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या कहता है? अब देखिए, कहता है कि भाई एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? इन अर्बन एरियाज मैनी यंग पीपल विथ एज अ मैट्रिकुलेशन, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब। सब कुछ है लेकिन फिर भी उनके पास जॉब नहीं है, तो दिस सिचुएशन लीड्स टू एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। इसे कहा जाता है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब आपके पास नॉलेज तो है, स्किल भी है, आपके पास सारी डिग्री भी है, उसके बाद भी आपको जॉब नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे बंदों को कहा जाता है बच्चों एज एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अब पैराडॉक्सिकल समझेगा, मैन पावर सिचुएशन कॉन्ट्राडिक्टरी होती है कि इज ऑब्जर्व्ड व्हेन देयर इज सरप्लस मैन पावर इन सम कैटेगरी एंड शॉर्टेज ऑफ मैन पावर इन अदर। किसी कंपनी में काम करने के लिए हमें चाहिए 100 बंदे, ठीक है, और हमारे पास तकरीबन
जो एप्लीकेशन आए थे वो 150 आए थे, ये हमारे पास एप्लीकेशन हो गए। हमें रिक्वायरमेंट में से केवल 100 ही करना है, ये 50 लोगों को नहीं करना है। तो भाई जब हमें इनकी जरूरत ही नहीं तो हमको अपने कंपनी में क्यों बुलाएंगे, भले उनके पास डिग्री हो या कुछ ना हो, तो हमें इन 50 की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक तरीके से उनके पास नौकरी है, स्किल है, जॉब सब कुछ है, लेकिन उनके पास जॉब नहीं है, तो भाई ऐसे बंदे जो होंगे वो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट वाली कैटेगरी में आएंगे। क्लियर बच्चों बात? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, क्या था बच्चों समझिएगा। एम्प्लॉयमेंट के इफेक्ट्स आप जानते हैं, अच्छी खासी नॉलेज, हायर इनकम, देश की सर्विस, समाज सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, सब कुछ अच्छा होता है। यहां पे क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट के भी कुछ इफेक्ट होते होंगे। क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट इज एन इंडिकेटर ऑफ डिप्रेस्ड इकोनॉमी। बच्चों ये एक सरप्लस इकोनॉमी को नहीं बताता, बल्कि ये डिप्रेस्ड इकोनॉमी को बताता है। मतलब किसी देश की अर्थव्यवस्था गिरते हुए नहीं होती है, वो लाइन कुछ ऐसे ऐसे चलता, ऐसे नीचे जो गिर रही है, ये लाइन जो गिर रही है इसे कहा जाता है डिप्रेस्ड इकोनॉमी हो गई। किसी गिरती हुई अर्थव्यवस्था को बता रहा भाई साहब ऐसा कह रहे हैं। तो इट ऑल्सो एज अ वेस्टेज द ह्यूमन रिसोर्स, एक तरीके से क्या है, वेस्ट है ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर खर्चा करना। अनएम्प्लॉयमेंट इफेक्ट द इकोनॉमी इन द फॉलोइंग वे, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू द वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स, पीपल हु कैन बी एन एसेट्स ऑफ द इकोनॉमी इनटू अ लायबिलिटी। तो भाई अनएम्प्लॉयमेंट किस तरीके से क्या कर रहा है, लीड कर रहा है ना भाई, कि आपका हमारे ऊपर खर्चा करना बेफालतू बेफिजुल हो गया भाई। क्यों? क्योंकि पीपल हु कैन बी एन एसेट फॉर द इकोनॉमी इनटू अ लायबिलिटी, तो फीलिंग ऑफ होपलेसनेस and despair occurs among the youth. People do not have enough money to support their family. अब या तो पीपल के पास उतना पैसा ही नहीं कि वो अपने फैमिली को सर्वाइव कर पाए, अपने फैमिली को आगे प्रोटेक्ट कर पाए। इनएबिलिटी उनके पास है, एजुकेटेड इनएबिलिटी है एजुकेटेड पीपल की। विलिंग टू वर्क टू फाइंड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, अच्छी खास उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, ठीक है, तो काम ही नहीं कर पा रहे। तो एक तरीके से क्या है, वो इंप्लाइज कर रहे हैं ग्रेट सोशल वेस्ट के लिए काम। तो सरकार के तरीके से वो बोझ बन रहे हैं ना, सरकार के ऊपर तरीके से वो भारी भरकम। अब सरकार को उनके ऊपर फालतू में खर्चा करना पड़ेगा, अलग तरीके की सारी योजनाएं चलानी पड़ेगी, फ्री में अन्न चावल दाल भेजो, पैसा भेजो। तो एक तरीके से सरकार का वो पैसा सोचोगा इनके ऊपर खर्चा किया जा रहा है, वो पैसा अगर सरकार और भी कई सारे सोर्सेस में खर्चा करती तो आज हमारा देश कितना डेवलप होता। लेकिन ये कुछ अनएम्प्लॉयमेंट लोग ऐसे भी हैं, गलती बच्चा देखो मैं बार बता रहा हूं, इनकी गलती नहीं है, मैं इनको गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन इनको वो सारी सर्विसेज अवेलेबल थी, उसके बाद भी नहीं मिल पा रहा है ना। आप एजुकेटेड है, उसके बाद भी आपको जॉब नहीं मिल पा रही है, तो भाई ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्किल की नॉलेज तो है ही है। तो खुद ना कुछ केसेस में सरकार की गलती हो सकती है, हर केसेस में सरकार की गलती नहीं है। कुछ ऐसे ही कम लोग हैं जो एजुकेटेड है, उनके पास जॉब नहीं है, तो भाई सब सरकार आपको सुविधा थोड़ी दे पाएगी। 140 करोड़ का देश है, तो क्या 140 करोड़ को जॉब देना सरकार की जिम्मेदारी है? आप एजुकेटेड हो, बिजनेसमैन खोलिए, जो भी चीज आपको काम करना है, आप बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करिए, प्राइवेट सेक्टर काम है, आपका एमएसएमई सेक्टर है, आपके स्मॉल कंपनी इंटरप्राइजेस है ना, आपके एमएनसीज कंपनी है, हर जगह काम जॉब पड़ा हुआ है। तो अनएम्प्लॉयमेंट एक तरीके से हमारी लायबिलिटी तो बन जाती है, भाई क्या कह रहे हैं, बोझ है, लेकिन एसेट्स हमारी कंट्री में, इनको ऊपर तो एक तरीके से वो क्या सरकार ज्यादा खर्चा नहीं कर पाती। सरकार सब पे खर्चा करती है। ये लोग हो सकता है कि बेसिकली अच्छी तरीके से ज्यादा पढ़ाई लिखाई न किए हो, सरकार की उस सुविधाओं का, सरकार की उस फैसिलिटीज का इन्होंने प्रोग्राम्स न लिया हो, उस फैसिलिटीज को इन्होंने एक्सेप्ट न किया हो, ये चीजें हो सकती हैं। अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज इकोनॉमिकल ओवरलोड, इकोनॉमिकल ओवरलोड भी हमारे ऊपर हो जाता है। द डिपेंडेंस ऑफ द, अब ये जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं वो डिपेंड हो जाते हैं वर्किंग पॉपुलेशन वाले पे, कि भाई तुम काम करो तब तुमसे जो कुछ मिले बटेगा, तो हम लोग का पेट भरेगा। तो द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज सोसाइटी इज एडवर्सली अफेक्टेड, सो देयर इज अ जनरेटेड डिक्लाइन इन हेल्थ स्टेटस। अच्छा, नॉलेज नहीं है तो बहुत ज्यादा आप हेल्दी भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपको कभी कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो उसको लड़ना कैसे, उसे समझना कैसे, उसे ट्रीटमेंट कैसे करनी है, ये भी आपको नहीं पता होता है। तो एक ना तरीके से देखा जाए तो लॉस ही लॉस होता चला जा रहा है। ठीक है, राइजिंग विड्रॉल फ्रॉम द स्कूल सिस्टम। अच्छा, जो बड़े, जो अब जिनके मम्मी पापा, इनके माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, वो भी क्या करते हैं, अब अपने उनके खेती बाड़ी का काम रुक रहा है तो अपने बेटे को क्लास के बीच में से ही बुला लेंगे, स्कूल से बीच में से ही बुलवा लेंगे, चल भाई काम पे लग जा, यही तुम्हारा काम करना, वो ज्यादा काम नहीं देगा। तो कुछ तो इस तरीके के भी सिस्टम है, हम सबकी बात नहीं कर रहे, कुछ लोग तो ऑलरेडी है ना ऐसे, जो क्या एक तरीके से वो अनएजुकेटेड वाली कैटेगरी में आ जा रहे हैं, आज उनके पास जॉब नहीं है, तो कुछ ना कुछ करके तो ऑलरेडी उनको काम करना ही पड़ रहा है। तो ये सभी चीजें क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट वाली कैटेगरी को इंक्रीज करते चला जा रहा है हमारी कंट्री के अंदर में। इसकी शॉट लीजिए बेटा, ठीक है। और अगला क्या कहता है, एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर। अब देखो, एग्रीकल्चरल एक सबसे ज्यादा मोस्ट एक लेबर जो है वो एब्जॉर्बिंग सेक्टर हमारी कंट्री का है, बट देयर इज अ प्रॉब्लम क्या है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इस दिस सेक्टर भी है हमारे कंट्री में। देखा होगा कि डिसगाइज्ड मतलब जहां पे जितने भी लोग बंदे हमारे कंट्री में है, कंपनी में, हमारे एग्जाम सॉरी के लिए समझिएगा, हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी में 10 लोग की जरूरत है, लेकिन हमारे पास 15 लोग काम करने के लिए, तो वो 5 लोग हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो ऐसे लोगों को डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वाली कैटेगरी में रखा जाता है।
तो वो 5 के होने या ना होने से हमारी कंपनी के प्रोडक्शन के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज आर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेयर द होल फैमिली कंट्रीब्यूट्स इन द वर्क। ये प्राइमरी सेक्टर में तरीके देखा जाए सब लोग मिलकर के वो एग्रीकल्चर से प्रोडक्ट्स हुई एब्जॉर्ब करने पीछे लग जाते हैं। प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा कभी कभी तो पूरी फैमिली लगी रहती है भाई काम धाम करने में। सेकेंडरी सेक्टर एब्जॉर्ब करती है लेबर फोर्स इन स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के संग काम करती है। टर्सरी सेक्टर क्या करती है, वो भी एब्जॉर्ब करती है लेबर्स को, जिससे कुछ सरप्लस लेबर होते हैं एग्रीकल्चरल मूव्स टू दिस टू सेक्टर। तो जो प्राइमरी सेक्टर की जो सरप्लस लेबर है वो इन दो कैटेगरी में अपने आप को वहां पे उनको लीड कर दिया जाता है, उनको पुश कर दिया जाता है, वहां भेज दिया जाता है, ठीक है। तो लेबर इन एग्रीकल्चर मूव्स टू दिस टू सेक्टर्स। इन टर्सरी सेक्टर न्यू सर्विसेज लाइक बायोटेक्नोलॉजी हमारे पास आ चुकी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारे पास आ चुकी है, जो अपेयरिंग चल रही है। एक ये एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर है भाई कि अगर किसी जगह सरप्लस, किसी सेक्टर में अगर कोई चीज सरप्लस है तो उन दोनों को बाकी जो सेकेंडरी और जो टर्सरी सेक्टर है वहां पे उनको हम भेज दें या उनको हम प्रॉपर तरीके से वहां पे एप्लीकेबल करा दें, ठीक है बच्चों। बस तो आज का जो चैप्टर था हम लोग का बेसिकली यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि आप लोग को ये चैप्टर खूब इंटरेस्टिंग लगा होगा, खूब बढ़िया तरह आपने पढ़ा होगा, समझा होगा, जाना होगा। किसी तरीके के बच्चों कोई भी प्रॉब्लम होती है तुरंत अपने उस प्रॉब्लम को इस चीज में बिल्कुल शेयर करिएगा। बाकी आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, खूब पढ़िए, खूब बढ़िए। अपने प्रॉब्लम डाउट्स को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं बच्चों नए वीडियो में नए तरीके के संग। जय हिंद, जय भारत।